हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांटिक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। झाओ तियानजियांग ने दूर तक देखा, उसकी आवाज किसी दूर स्थान से आती हुई प्रतीत हुई। जीवन और मृत्यु का सामना करना कोई कैसे भूल सकता है। भाभी झाओ ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लाओसन के परिवार और उनके परिवार के बीच असमानता समय के साथ बढ़ती गई। लाओसन के परिवार में अब दो कॉलेज छात्र हैं। लाओसन की पत्नी दा बाओ और जियो बाओ के साथ उनका शैक्षणिक प्रदर्शन बहुत पीछे नहीं रह सकता। ऐसा लग रहा था कि उसने सुना था कि दा बाओ ने अंतिम परीक्षा में दोहरा शतक बनाया था। जियो माओ के पिता, क्या हम पिताजी को ढूंढने जाएंगे? ससुर न्यायप्रिय व्यक्ति थे, क्या वह मदद करेगा? पिताजी लाओसन को मनाने में हमारी मदद नहीं करेंगे। उनके पिता अपने काम में व्यक्तिगत मामलों को नहीं मिलाते थे, अन्यथा वह और लाओए केवल सदस्य नहीं होते, अन्य लोग स्क्वाड लीडर या स्कोरकीपर बन गए होते। आजकल भरपेट खाने में सक्षम होना पहले से ही काफी अच्छा है, झाओ तियानजियांग ने टिप्पणी की। उनकी आवाज में अभी भी एक खोखली आवाज है। फिर भी परिवार पर अभी भी अपना घर बनाने के लिए पैसे बकाया थे और बच्चों की स्कूल की फीस हर साल अच्छी खासी थी। दया अगले साल शहर में जूनियर हाई में भाग लेगी। तब तक स्कूल की फीस और भी महंगी हो जाएगी। हम मुर्गियां पाल सकते हैं, हम सुअर पाल सकते हैं। भाभी झाओ कुछ हद तक असंतुष्ट थी। अगर लाओसन ने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया तो क्या फर्क पड़ेगा? युन शियाओक्सियाओ ने बाहर का चक्कर लगाया था और कई आंटियों और बड़ी उम्र की महिलाओं ने उसका स्वागत किया। शिक्षित युवा यूं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि राजधानी कैसी है? जैसे ही यह सवाल पूछा गया, अन्य आंटियां और बड़ी उम्र की महिलाएं यू शियाओक्सियाओ की ओर देखने लगी। हालांकि उन्होंने दा बाओ से कुछ सीखा था, बच्चों का वर्णन वयस्कों जितना अच्छा नहीं था। राजधानी शहर विशाल है। रात में रोशनी देने वाली स्ट्रीट लाइटें हैं और सड़कें कंक्रीट से पक्की हैं। राजमार्गों के किनारे बहुत सारे हरे पेड़ लगे हुए हैं। गगनचुंबी इमारतें हैं। सहकारी समिति शहर की सहकारी समिति से कम 3 गुना बड़ी है और इसमें एक डिपार्टमेंट स्टोर भी है, एक 3 मंजिला डिपार्टमेंट स्टोर, जिसमें पहली मंजिल पर किराने का सामान और छोटी चीजें, दूसरी मंजिल पर कपड़े, घड़ियां, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, सिलाई मशीनें और इसी तरह की चीजें हैं, और तीसरी मंजिल पर और भी महंगी वस्तुएं हैं, जैसे टीवी, साइकिल, बिजली के पंखे, वॉशिंग मशीन और कई अन्य उपकरण। चाचियां और बड़ी उम्र की महिलाएं हैरान थीं। सहकारी समिति शहर की तुलना में 3 गुना बड़ी थी और वहां एक डिपार्टमेंटल स्टोर था। उन्होंने डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में सुना था, लेकिन उन्हें वास्तव में नहीं पता था कि इसमें 3 मंजिलें हैं या इतनी सारी चीजें बेची गई हैं। वे 3 मोड़ और एक ध्वनि से परिचित थे, साइकिलें, सिलाई मशीनें, घड़ियां, रेडियो। लेकिन वास्तव में उन्हें अन्य वस्तुओं के बारे में नहीं पता था। टेलीविजन, शायद पूरे शहर में केवल 2 या 3 बिखरे हुए। कम से कम उन्होंने किसी परिवार के पास टेलीविजन होने के बारे में नहीं सुना था। जहां तक बिजली के पंखों की बात है, उन्होंने उनके बारे में तो सुना था लेकिन कभी देखा नहीं था। वॉशिंग मशीन, उन्होंने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं था। हमारे देश का राजधानी चौराहा विशेष रूप से बड़ा है। हर सुबह 6 बजे से पहले राष्ट्रीय ध्वज रक्षक के सैनिक झंडा फहराना शुरू कर देते हैं। वह वर्ग कितना बड़ा है? कितना बड़ा? युन शियाओक्सियाओ ने एक पल के लिए सोचा, यह 10 लाख लोगों को समायोजित कर सकता है। इस संख्या ने आंटियों और बड़ी उम्र की महिलाओं को तुरंत चौंका दिया। उनकी झाओ फैमिली विलेज टीम, हालांकि बहुत बड़ी नहीं थी, केवल कुछ 100 लोग थे। वह चौराहा इतने सारे लोगों को समायोजित कर सकता है। कोई कल्पना कर सकता है कि वह वर्ग कितना बड़ा होगा। क्या यह सचमुच इतना बड़ा है? यह सच है। जब मौसियों को मौका मिले तो वे स्वयं देखने के लिए राजधानी शहर जा सकती हैं। एक मौका। उन्हें डर था कि शायद उन्हें अपने जीवनकाल में वह मौका कभी ना मिले। अब वे शिक्षित युवा यून के मुंह से राजधानी शहर के बारे में और अधिक जानना चाहते थे। तुम्हें यह भी जानना चाहिए, वह स्थान जहां सम्राट रहते थे, वह राजधानी शहर में है। कई आंटियों ने सिर हिलाया। आजकल इसके बारे में बात करने से पकड़े जाने या दंडित होने का खतरा नहीं होगा। क्या वह स्थान जहां सम्राट रहते थे बहुत बड़ा है? युन जियाक्सियाओ ने सिर हिलाया। विशेष रूप से बड़ा, इसे घूमने में कई दिन लगते हैं। कई दिन? यह कितना बड़ा है? आपने महारानी डाउजर के पिछवाड़े के बगीचे के बारे में सुना होगा। मौसियों और बड़ी महिलाओं का हौसला और भी बुलंद हो गया। मैंने इसके बारे में सुना है। क्या वास्तव में यहाँ बहुत बड़ा बगीचा है? विशेष रूप से बड़े पैमाने पर घूमने में 2 दिन लगते हैं। यह देखकर उनकी रुचि और बढ़ गई।
राजधानी शहर में महान दीवार भी है जिसे हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ गए थे। महान दीवार, इसके बारे में कभी नहीं सुना है ना? फिर युन शियाओक्सियाओ ने उन्हें महान दीवार से परिचित कराना शुरू किया। राजधानी शहर में कई कारखाने, कई ऊंची इमारतें और आंगन वाले घर भी हैं। जैसे जैसे चाची और बड़ी महिलाओं ने युन जियाक्सियाओ को धीरे धीरे राजधानी शहर का वर्णन सुना, उन्हें धीरे धीरे उस अपरिचित राजधानी की कुछ समझ प्राप्त हुई। अपने जीवन काल में वे संभवतः यात्रा नहीं कर पाएंगे, लेकिन राजधानी शहर से परिचित होना भी एक अच्छी बात है। राजधानी शहर में कई विश्वविद्यालय, उच्च विद्यालय, मध्य विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय और कई संबद्ध प्राथमिक विद्यालय भी हैं। कई विश्वविद्यालय, झाओ लाओसन और शिक्षित युवा युन दोनों को राजधानी शहर के विश्वविद्यालयों में भर्ती कराया गया था। मुझे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मेरा पोता कड़ी मेहनत से पढ़ाई करे। अगर वह राजधानी शहर के किसी विश्वविद्यालय में जाता है तो मुझे वहां जाने का मौका मिलेगा। मैं अपने पोते पर भी नजर रखूंगा। मैं अपने बच्चे का भी ध्यान रखूंगा। मुझे अपने पोते पर नजर रखनी होगी। यू जियाओक्सियाओ लोगों को जानते थे, उनमें हमेशा कुछ प्रतिस्पर्धा थी। वे बाहरी दुनिया से परिचित नहीं थे और अब जब उन्हें ऐसी जगह पर जाने का अवसर मिला तो वे निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित हुए। इसके अलावा उनका मानना था कि अगर उनके पोते पोतियां स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो इसका कारण यह है कि वे ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। यदि वे मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो उन्हें निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे। शिक्षित युवा यू, मैंने सुना है कि आपके दाबाओ ने पिछले साल अंतिम परीक्षा में दोहरा शतक बनाया था। यू जियाओक्सियाओ ने सिर हिलाया। दाबाओ के स्कूल शुरू करने से पहले मैंने उन्हें स्कूल पूर्व का कुछ ज्ञान सिखाया था। स्कूल के बाद वे हमेशा अपना होमवर्क समय पर करते हैं, कक्षा में ध्यान से सुनते हैं और स्वाभाविक रूप से वे अपनी पढ़ाई में अच्छा करते हैं। यह कहकर उन्होंने उन आंटियों को, जो शायद शाम की कक्षाओं में केवल साक्षर थी, यह भी निर्देशित किया कि वे अपने बच्चों के शैक्षिकी प्रदर्शन को बेहतर बनाने में कैसे मदद करें। होमवर्क समय पर करें, कक्षा में ध्यानपूर्वक सुने। उनके पोते पोतियों का खराब प्रदर्शन इसलिए था क्योंकि वे कक्षा के दौरान ध्यान से नहीं सुनते थे। अंततः वे समझ गए और वे निश्चित रूप से अपने बेटों को, अपने पोते पोतियों को उचित अनुशासन देंगे। गांव के बच्चों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि स्कूल शुरू होते ही उनका बुरा सपना शुरू हो जाएगा। हालांकि यही कारण था कि झाओ फैमिली विलेज टीम ने वास्तव में कई अच्छी शैक्षणिक संभावनाएं पैदा की। क्योंकि खराब ग्रेड के लिए पीटा जा रहा है, होमवर्क न करने के लिए पीटा जा रहा है। आपके साथ कोई तर्क नहीं है। बेशक कुछ चालाक लोग ऐसे भी थे जिन्हें चाहे कितना भी पीटा जाए वे वैसे ही बने रहे, बस बदलने से इनकार कर दिया। यह देखकर कि देर हो रही थी, युन जियाओक्सियाओ ने उसे अलविदा कहा और चली गई। रात का खाना इतनी जल्दी बना रही हो। जब युन शियाओक्सियाओ घर लौटी तो उसने रसोई से शोर सुना और जैसे ही उसने प्रवेश किया, एक स्वादिष्ट सुगंध के साथ उसका स्वागत किया गया। चिकन पकाना जल्दी शुरू हुआ। चंद्र नव वर्ष के दूसरे दिन से हर दिन एक मुर्गी, प्रतिदिन एक पकाना। इस युग की फ्री रेंज मुर्गियों का स्वाद, मुझे कहना होगा, वास्तव में अच्छा है। मुर्गियों को घास और बीज चरने, लच्छे खाने के लिए छोड़ दिया जाता था और घर पर उन्हें चोकर के साथ कटी हुई पुरानी सब्जियों की पत्तियां खिलाई जाती थी। जहां तक व्यावसायिक फीड की बात है, उसे खरीदने के लिए पैसे कहां थे। कल मैं मसालेदार चिकन स्टिर फ्राई खाना चाहता हूं। मसालेदार चिकन हलचल तलना। कल से किसके घर से चिकन खरीदना है। झाओ तियानलेई जब घर घर जाकर मुर्गियां बेच रहे थे तो उन्होंने पाया कि कई आंटियां बेचने को तैयार थी। उन्होंने ऊंची कीमतें मांगने की हिम्मत नहीं की और झाओ तियानलेई ने भी मोलभाव नहीं किया, उन्होंने तुरंत भुगतान कर दिया। खरीदो खरीदो। यदि उसकी पत्नी इसे खाना चाहती तो निस्संदेह वह उसकी इच्छा पूरी करता। एक बार राजधानी शहर में वापस आकर वह व्यस्त होना शुरू कर देगा और फिर उसे अपनी पत्नी के साथ ऐसे शांतिपूर्ण दिन बिताने का कोई अवकाश नहीं मिलेगा। दाबाओ ने अगले दिन दोपहर के भोजन के लिए मसालेदार चिकन खाया, लेकिन उस दोपहर उनके घर पर कुछ हलचल थी। झाओ तियानहे, काओ डाली और फैंग चायांग सभी आए। तीसरे भाई, मैं भाग्यशाली हूं कि मैं कल जा रहा हूं, अन्यथा मैं भाग जाता, झाओ तियानहे ने कहा, यह सोचते हुए कि कैसे इन दिनों जैसे ही वह बाहर निकलता था लोग पूछते थे कि उसके पास किस तरह की नौकरी है। क्या वह उन्हें नौकरी से परिचित करा सकता है? क्या काम ढूंढना इतना आसान था? वे सभी एक ही टीम के थे और स्पष्ट रूप से जानते थे कि कौन मेहनती है और कौन आलसी। हालांकि थर्ड ब्रदर को श्रमिकों की आवश्यकता थी, लेकिन उसे उस प्रकार के लोगों की आवश्यकता नहीं थी। यह कैपिटल सिटी वापस जाने का समय है। जियो यांग, क्या आपने यहाँ सब कुछ ठीक कर लिया है?
क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? झाओ तियानले की नजर फैंग चायांग पर पड़ी। आखिरकार उनके पास देखभाल करने के लिए परिवार थे। दादी फैंग के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, वह हमें खाना बनाने में मदद कर सकती हैं, इसलिए हमारे लिए यह आसान है। युन जियाओक्सियाओ को यह भी चिंता थी कि फैंग चायांग कुछ दबाव में हो सकते हैं। ठीक है, दादी फैंग के खाना पकाने के कारण अब हमें काम के बाद रसोई में जाने की जरूरत नहीं है, झाओ तियानहे ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थी जब उसने फैंग चायांग को देखा। एक समय था जब बहुत व्यस्तता थी और हर कोई थका हुआ था, लेकिन घर पहुंचने के बाद भी उन्हें खाना बनाना पड़ता था। वे दा बाओ और जियो बाओ से ऐसा करने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। क्या वे ऐसा कर सकते थे? उनके पास सैनिक बनने और रसोई में मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दोनों भाई बहन तीसरे भाई और अपनी भाभी के साथ रह रहे थे। खाना और रहना मुफ्त था। वे यूं ही बैठकर इंतजार किए जाने की उम्मीद नहीं कर सकते। क्या ऐसा हो सकता है? दादी को व्यस्त रखना अच्छा है। फैंग चायांग को चिंता थी कि जब वे थर्ड ब्रदर के कैपिटल सिटी हाउस में चले गए तो दादी को जगह से बाहर महसूस हो सकता है, लेकिन अगर वह खाना पकाने का काम संभाल सकती है तो वह निश्चित रूप से खुश होगी। कुछ देर बातें करने के बाद वे एक एक करके चले गए, उन चीजों को तैयार करने के लिए जिन्हें उन्हें अपने साथ ले जाना था। उस शाम युन शियाओक्सियाओ का 4 लोगों का परिवार रात के खाने के लिए पुराने घर में गया। पिताजी, माँ, हम कल जा रहे हैं, उन्होंने घोषणा की। कल जा रहे हैं? इतनी जल्दी? आप पहले ही जा रहे हैं। उन्होंने सोचा कि वे लगभग 10 तारीख तक नहीं जाएंगे। पिताजी, यदि कम्यून भूमि को विभाजित करने का निर्णय लेता है, तो आपको, टीम लीडर के रूप में, इसे वितरित करना चाहिए। यदि हमारा परिवार किसी भी भूमि का हकदार है, तो आप इसे संभाल सकते हैं, जियाक्सियाओ ने सुझाव दिया। जमीन बांट दो। क्या यह पट्टा प्रणाली नहीं है? कौन जानता है कि टाउनशिप के अधिकारी क्या सोच रहे हैं? श्रीमती झाओ ने अपने पोते पोतियों की ओर देखा, जो जल्द ही प्रस्थान करने वाले थे। क्या तुम गर्मी की छुट्टियों में वापस आओगे? यू जियाओक्सियाओ ने एक पल के लिए सोचा और अपना सिर हिलाया। यह स्थिति पर निर्भर हो सकता है। यदि भूमि वास्तव में विभाजित है, तो माँ, क्या आप यात्रा के लिए कैपिटल सिटी आ सकती है? राजधानी शहर के लिए हरा प्याज खरीदने में भी पैसे खर्च होते हैं। पहले जाना बेहतर है। कैप्टन झाओ ने उम्मीद नहीं की थी कि लाओसन पैसा कमाने के लिए अन्य 2 बेटों को भी साथ लाएगा। रात के खाने के बाद श्रीमती झाओ ने उनके लिए कुछ सूखे बांस के अंकुर, नमकीन सब्जियां, सूखे मशरूम और सूखी मिर्च पैक की। माँ, आपको घर की जांच करने के लिए कभी कभार परेशानी उठानी पड़ेगी, फैंग चायांग ने उनके प्रस्थान की सूचना दिए बिना कहा। झाओ तियानहे ने वह सब निपटाया जिसे घर पर संभालने की आवश्यकता थी। सुबह सुबह कैप्टन झाओ व्यक्तिगत रूप से उन्हें कोच बस पकड़ने के लिए बैलगाड़ी से शहर ले गए। दादाजी, अलविदा, बूढ़े व्यक्ति ने सलाह दी। एक बार जब आप राजधानी शहर में हो तो अपने माता पिता की बात अवश्य सुने। अपने सबसे छोटे बेटे के परिवार को जाते हुए देखकर कैप्टन झाओ को नहीं पता था कि वे अगली बार कब लौटेंगे। पिताजी, मैंने रसोई में अंकुर पोषण समाधान तैयार किया है, याद रखना और इसे ले आना। ठीक है। झांग लानहुआ गर्भवती थी, लेकिन उसने बच्चे को जन्म देने के लिए घर पर रहने की योजना नहीं बनाई थी। अब जब उन्होंने परिवार को विभाजित कर दिया था, तो उसका पति कैपिटल सिटी चला गया था और वह संभवतः घर पर अकेली नहीं रह सकती थी। यदि वह कैपिटल सिटी जाती और किसी अस्पताल में बच्चे को जन्म देती, तो यह अधिक सुरक्षित होता। दादी फैंग, यहाँ कुछ संतरे के छिलके वाली कैंडी है जो मोशन सिकनेस में थोड़ी मदद कर सकती है। युन जियाओक्सियाओ ने दादी फैंग को कुछ कैंडी दी और उन्हें अपने समूह की अन्य महिलाओं और बच्चों के साथ भी साझा किया। पिछली बार जब दादी फैंग वापस आए तो उन्होंने एक कोच बस ली थी। शिक्षित युवा यू, मैं ठीक हूँ। दादी फैंग, बस मुझे जियाओक्सियाओ कहो। शिक्षित युवाओं का युग पहले ही बीत चुका था। हालांकि कुछ अविवाहित शिक्षित युवाओं ने अंततः वह स्थान छोड़ दिया जहां उन्हें इतने वर्षों से भेजा गया था। लेकिन इनमें से कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिली और वे भटकने लगे। खाने की आवश्यकता से बाहर वे कुछ अवैध कार्य कर सकते हैं। सड़क बहुत चिकनी नहीं थी, आगे पीछे झूल रही थी। वे अंततः काउंटी शहर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने काउंटी शहर से शहर के लिए बस ली। शहर में पहुंचने के बाद वे रेलवे स्टेशन जाने के लिए सिटी बस में चले गए। अपना सामान देखें, अजनबियों से बात ना करें, मैं ट्रेन टिकट खरीदने जाऊंगा। रेल टिकट कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई चाहे तो खरीद सके। आपको एक परिचय पत्र की आवश्यकता थी। टिकट विक्रेता ने इतने सारे परिचय पत्र देखकर सोचा कि क्या वे उनसे रेल टिकट केवल इसलिए खरीदेंगे ताकि बाद में उन्हें ऊंची कीमत पर बेच सकें। कॉमरेड, हम स्कूल और चिकित्सा उपचार के लिए कैपिटल सिटी जा रहे हैं।
हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति है, क्या आपके पास स्लीपर बर्थ है? कैपिटल सिटी तक ट्रेन से कई दिन लगते हैं और मुझे डर है कि वह एक कठिन सीट नहीं संभाल सकती। टिकट विक्रेता निर्दयी नहीं था। केवल 2 स्लीपर टिकट बचे हैं। एक बार जब आप ट्रेन में हो तो आप कंडक्टर से पूछ सकते हैं कि क्या और उपलब्ध है। फिर आप अंतर का भुगतान कर सकते हैं। बहन, आपको धन्यवाद। यह सुनकर टिकट विक्रेता, जिसका स्वयं एक विवाहित बेटा था, को और भी अच्छा महसूस हुआ और वह मुस्कुराए। अपने ट्रेन टिकट संभाल कर रखें। झाओ तियानलेई ने शीघ्रता से कार्य किया। टिकट खरीदने के बाद वह उन्हें भोजन के लिए पास के एक छोटे भोजनालय में ले गया। बातचीत करते समय बड़े और छोटे पैकेज ले जाना वास्तव में सुविधाजनक नहीं था। लेकिन ट्रेन में चीजें महंगी थी और वे देर रात तक जहाज पर नहीं चढ़ेंगे। उन्हें अभी भी इंतजार करने की जरूरत थी। आखिरकार ट्रेन पकड़ने की जल्दी में उनके पास पीने के लिए एक बूंद भी नहीं थी। अब गरम खाना खाने का समय हो गया था। भोजनालय के मालिक ने उनमें से बहुत से लोगों को देखकर उत्साहपूर्वक उन्हें अंदर बुलाया। उन्हें ढेर सारे व्यंजन ऑर्डर करते देख वह तुरंत काम में लग गया। यहाँ तक उनकी पत्नी ने उनके लिए पानी भी डाला। खाना खत्म करने के बाद हम ट्रेन में खाने के लिए कुछ और खाना खरीदेंगे, भले ही ट्रेन में डिब्बा बंद खाना मौजूद हो। मैं खरीदने जाऊंगा। काऊ डाली भी कुछ खरीदने में शामिल होना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी थोड़ी कायल लग रही थी। पत्नी, मैं जियोहे और अन्य लोगों को बाद में कुछ खरीदने के लिए ले जाऊंगा। आप और दादी फैंग, छोटी बहन और बाकी लोग वेटिंग हॉल में इंतजार कर सकते हैं, डाली ने कहा। रेलवे स्टेशन पर वेटिंग हॉल थे जो न तो बहुत बड़े थे और न ही बहुत छोटे। ठीक है, उसने सोचा था कि वह चुपचाप कुछ स्नैक्स खरीद कर बाहर ले आएगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि पिछला दरवाजा बंद हो गया है। फैंग मियुन थोड़ा आरक्षित था। यह शहर में उसका पहला मौका था और संभवतः काउंटी शहर में उसका दूसरा मौका था। उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे लोग उन्हें देख रहे हैं। खाने का समय, खाने का समय। चावल के साथ साथ मांस के व्यंजन, सब्जी के व्यंजन और सूप भी थे। भरपेट खाने पीने के बाद झाओ तियानलेई ने बिल का भुगतान किया। थर्ड ब्रदर और उसकी भाभी को शर्मिंदा होने के डर से एयरडैन ने इधर उधर देखने की हिम्मत नहीं की। वे 2 समूहों में विभाजित हो गए, एक सामान खरीदने के लिए और दूसरा रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय की ओर जा रहा था। एक साथ बैठो, छोटे बच्चों, यदि आपको शौचालय का उपयोग करने की आवश्यकता है, तो अकेले मत जाओ। क्या तुमने मेरी बात सुनी? भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अधिक बुरे लोग होते हैं। आपको अजनबियों से कुछ भी खाने की अनुमति नहीं है, अजनबियों से बात नहीं करते हैं और दयालुता से किसी अजनबी की मदद करने की पेशकश नहीं करते हैं, समझे? यून जियाओक्सियाओ वास्तव में चिंतित था कि एयरडैन और जियो यून बहुत दयालु हो सकते हैं और उन्हें कुछ हो सकता है। वे उन्हें पैसा कमाने और उनका जीवन बदलने के लिए कैपिटल सिटी में लाए थे, मुसीबत में पड़ने के लिए नहीं। भाभी, हमने आपकी बात सुनी। अच्छा हुआ कि आपने सुना। काओ डाली ने अपनी भाभी को इतना घबराया हुआ देखा और कहा, भाभी, चिंता मत करो, मैं उन पर नजर रखूंगा। कुछ चीजें हैं जिन्हें आप अभी भी हल्के में नहीं ले सकते। यह 10,000 का डर नहीं है, बल्कि अप्रत्याशित का डर है। सतर्क रहना बेहतर है। दा बाओ और जियो बाओ ने भी कोई उपद्रव नहीं किया। दोनों ने समय बिताने के लिए पढ़ने के लिए किताबें भी निकाली। वेटिंग हॉल में अभी भी काफी लोग थे, लेकिन युन शियाओक्सियाओ और उनकी पार्टी अभी भी कुछ हद तक अलग खड़ी थी। वहां बुजुर्ग लोग, बच्चे और महिलाएं थीं। वहां सिर्फ एक पुरुष कॉमरेड था। उनके सामने छोटे बड़े बैग थे। फैन चायांग और अन्य 2 ने अपने कपड़े और कुछ भोजन उर्वरक बैग में पैक किया था। काओ डाली और उनकी पत्नी के लिए उन्होंने सामान बैग खरीदे, लेकिन उनके पास एक उर्वरक बैग भी था। जहां तक झाओ शिनिक्सिन और झाओ तियानहे की बात है, दोनों भाई बहन एक सामान बैग ले गए और उनके पास एक उर्वरक बैग भी था। यून शियाओक्सियाओ के 4 सदस्यों का परिवार, उनके कपड़े एक सूटकेस में पैक थे और विविध सामान बैग में थे। दोनों बच्चे अपने छोटे छोटे बैकपैक ले गए। यून जियाओक्सियाओ ने एक बैकपैक भी ले रखा था। हालांकि वहां केवल एक पुरुष कॉमरेड काओ डाली खड़ा था। वह काफी मजबूत था। उसने सतर्कता से चारों ओर देखा, किसी को भी दिखाने के लिए तैयार था जो आने की हिम्मत करता था और मुसीबत को एक ऐसा सबक देता था जिसे वे नहीं भूलेंगे। वहां लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए उत्सुक होकर उन पर नजर रख रहे थे। आना चाहता हूं। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई जब उन्होंने कई युवकों को उस समूह की ओर बढ़ते देखा। रेलवे स्टेशन के पास खाने पीने की चीजें बेचने वाले थे और दुकान के मालिकों ने भी स्टेशन पर लोगों की हलचल को देखते हुए सोचा कि वे ट्रेन में खाने के लिए कुछ स्नैक्स खरीद सकते हैं। भाभी, तीसरे भाई ने बहुत सारे स्नैक्स खरीदे, काओ डाली ने कहा। उसने संतरे भी खरीदे।
जब झाओ तियानलेई और उनके साथी उनसे मिले तो उन्होंने भी चारों ओर देखा, यह जानते हुए कि इस कमजोर समूह के साथ वे निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित करेंगे। अब जब वे लौट आए थे तो वे भी देखना चाहते थे कि उनकी नाक के नीचे कौन उनसे चोरी करने की कोशिश करने की हिम्मत करेगा। पिताजी, मैं पेशाब करना चाहता हूँ। झाओ तियानलेई ने जियो बाओ को उठाया और टॉयलेट की ओर चला गया। एक एक करके फैंग चायांग, जिन्होंने पहले भी यात्रा की थी, ने देखा कि जेबकतरे थे जो विशेष रूप से बुजुर्गों और कमजोर लोगों के साथ साथ महिलाओं को भी निशाना बनाते थे। झाओ तियानलेई जल्दी से जियो बाओ के साथ लौट आए। फिर वह दा बाओ को शौचालय में ले गया। फिर एयर डैन। जहां तक साथियों का सवाल है, स्वाभाविक रूप से वे उस व्यक्ति के साथ शौचालय में गईं, जिसके वे सबसे करीब थी। ट्रेन कितने बजे है? 5:30। 5:30। यह अब केवल 3 के बाद है। समय इतना धीरे धीरे क्यों बीतता है? झाओ तियानलेई ने कहा, हम केवल 2 स्लीपर टिकट प्राप्त करने में कामयाब रहे। एक बार जब हम ट्रेन में होंगे तो मैं कंडक्टर से पूछूंगा कि क्या किया जा सकता है। अब हम बस इतना ही कर सकते हैं। लगातार कई दिनों तक बैठना, अगर यह सब कठिन सीटों पर होता तो यह असहनीय होता। 5 बजे झाओ तियानलेई वापस लाने के लिए कुछ उबले हुए बंस और अंडे खरीदने के लिए वेटिंग हॉल से बाहर निकले। एक बार जब वे खा चुके तो वे प्रतीक्षा करने के लिए जल्दी से मंच पर चले गए। जियो यांग, दादी फैंग पर नजर रखें, मैं तुम्हें स्लीपर टिकट दूंगा, झाओ तियानलेई ने निर्देश दिया। ठीक है। झाओ तियानलेई ने फिर दूसरों की ओर देखा, जब हम बाद में ट्रेन में चढ़ेंगे तो आप सभी को हमारा करीब से अनुसरण करना होगा, ठीक है? समझा। एयर डैन और फैंग मियुन पहली बार ट्रेन ले रहे थे और उन्हें इन बातों की जानकारी नहीं थी। परंतु वे आज्ञाकारी थे। ट्रेन रुकते ही ट्रेन से लोग उतरने लगे। झाओ तियानलेई ने तुरंत उन्हें ट्रेन में चढ़ाया क्योंकि उनके शहर में काफी बड़ा स्टेशन था। यह एयर डैन के लिए पहली बार था जब उन्हें किसी ट्रेन में चढ़ने की इच्छा का अनुभव हुआ। दा बाओ और जियो बाओ पहले से ही इसके आदी थे, वे पहले भी कई बार ट्रेन पकड़ चुके थे। दोनों छोटे बच्चों ने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ लिया और जाने नहीं दिया। ट्रेन में चढ़ने के दौरान वे उसका पीछा करते रहे। झाओ तियानलेई के एक हाथ में सूटकेस और दूसरे हाथ में सामान का बैग था। आखिरकार ट्रेन में चढ़ने के बाद वे सीटों की तलाश करने लगे। उन्होंने मां और उसके दोनों बेटों को अपनी सीटों पर बैठने दिया, सूटकेस ऊपर रखा, बैग भी, और खाना यू शियाओक्सियाओ के बैग में भर दिया। उन्होंने एयर डैन, डाली और फैंग मियुन को उनकी चीजों से मदद की। सभी सीटें एक दूसरे के बगल में थीं। पत्नी, तुम कैसा महसूस कर रही हो? काओ डाली ने देखा कि झांग लानहुआ का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था और चिंता के साथ पूछा। झांग लानहुआ को पता था कि ट्रेन पकड़ने में थोड़ी भीड़ हो सकती है। मैं ठीक हूँ। अच्छी बात है। एयर डैन ने बाहर देखा, ट्रेन अभी तक नहीं चली थी। ये ट्रेन है। आपको देखने के लिए अपना सिर बाहर नहीं निकालना चाहिए। एयर डैन ने जल्दी से अपना सिर अंदर खींच लिया, बस बाहर देखने की उत्सुकता थी। भाई एयर डैन, हम अभी ट्रेन में बैठे हैं, हम बर्फ देख सकते हैं। पिछले साल जब हम वापस आए तो हमने बर्फ देखी। दा बाओ ने सुधार किया, आपने कई महीनों तक राजधानी शहर में बर्फ देखी, क्या आप इससे थके नहीं हैं? वह पहले ही आश्चर्यचकित होकर शांत हो चुका था। नवंबर आते आते सड़कों के किनारे काफी बर्फ जमा हो गई। बर्फ देखने से थक गए। पिछले साल हमारी ब्रिगेड पर भी बर्फबारी हुई थी, पूरे दिन बर्फबारी हुई थी। एयर डैन को स्पष्ट रूप से याद है, वह स्नोमैन बनाने के लिए बाहर भी गया था, लेकिन अगले दिन वह पिघल गया। जियो हे, जाओ और जियो यांग को देखो। झाओ तियानहे तुरंत खड़ा हुआ और स्लीपर डिब्बों की ओर चला गया। कई बार ट्रेन पकड़ने के बाद उसे पता चल गया कि स्लीपर डिब्बे कहाँ हैं और वह सीधे वहां चला गया। पिछले साल जब वे कैपिटल सिटी गए थे तो वे सख्त सीटों पर बैठे थे। ट्रेन ने सीटी बजाई और तभी उसे खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी। ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है। जियो बाओ ने बाहर देखते हुए उत्साह से एयर डैन को बताया। एयर डैन ने भी बाहर का शोर सुना और खिड़की से दृश्यों को पीछे की ओर जाते देखा। ट्रेन चली जा रही थी। क्या यह बिल्कुल अजीब नहीं लगता? झाओ शिनिक्सिन ने भी फैंग मेयुन की आंखों में आश्चर्य देखा। लेकिन पहली बार जब उन्होंने इसे देखा तो वह भी ऐसा ही था। उस समय वे वास्तव में काफी अनुभवहीन महसूस करते थे। लेकिन पिछले साल भाभी की दुकान पर काम करने के बाद धीरे धीरे उनकी मानसिकता बदल गई। अपने पूर्व पति के पुनर्विवाह के बारे में यह कहना कि इससे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, असंभव था। उन्होंने इतनी जल्दी दोबारा शादी कर ली, क्या उन्हें कभी संदेह हुआ कि शायद यही कारण है कि उनके कभी बच्चे नहीं हुए? यह अजीब है, बहुत तेज है, और यह बिल्कुल भी हिलता नहीं है। अब और नहीं हिल रहे। बेशक, पटरियां चिकनी हैं।
झाओ तियानहे अंततः स्लीपर कार तक पहुंचे और फेंग चायांग और दादी फेंग की तलाश शुरू कर दी। जियो यांग, दादी फेंग। झाओ तियानलेई ने एक ऊपरी और एक निचली बर्थ खरीदी थी। जियो वह आ गया है। दादी फेंग निचली बर्थ पर बैठी थी और बाहर देख रही थी जब ट्रेन चलने लगी। उसने झाओ तियानहे को देखा और फिर वास्तविकता में वापस आ गई। तीसरे भाई, मुझे यहां आकर इस तरफ देखने दो। इस तरफ भीड़ नहीं है। फैंग चायांग ने उर्वरक का एक बैग लेकर दादी को ट्रेन में चढ़ाने में मदद की। मैं कंडक्टर से पूछने भी गया, उसने कहा कि अगले स्टॉप पर स्लीपर बर्थ होगी। फैंग चायांग को पता था कि हार्ड सीट क्षेत्र में कितनी भीड़ थी। उसने थर्ड ब्रदर से यह नहीं पूछा कि आखिर उसे स्लीपर बर्थ के ये 2 टिकट कैसे मिल गए। स्लीपर बर्थ होना अच्छा है। दाली की पत्नी गर्भवती है, भाभी के 2 बच्चे हैं, वे सिर्फ कठोर सीटों वाले क्षेत्र में नहीं बैठ सकते। सभी को अच्छी तरह व्यवस्थित देखकर बाहर का आकाश धीरे धीरे काला होने लगा। मैं कंडक्टर से दोबारा पूछूंगा। झाओ तियानहे उनकी जांच करने और स्लीपर बर्थ के बारे में पूछताछ करने आए थे। ठीक है। उसकी ऊपरी बर्थ के साथ, चूंकि दाली की पत्नी गर्भवती थी, वह ऊपरी बर्थ पर नहीं सो सकती थी, न ही उसकी भाभी। थोड़ी देर में उसने पूछा कि क्या वे निचली बर्थ पर जा सकते हैं ताकि वे सो सकें। कॉमरेड, क्या कोई स्लीपर बर्थ बची है? मेरी एक भाभी गर्भवती है और दूसरी के 2 बच्चे हैं। हमें कैपिटल सिटी जाना है और यह कई दिनों की ट्रेन यात्रा होगी। मुझे चिंता है कि मेरे भतीजे इसे संभाल नहीं पाएंगे। झाओ तियानहे आधे साल से कैपिटल सिटी में सामान बेच रहा था और उसने कुछ वाक्पटुता विकसित कर ली थी। ट्रेन अटेंडेंट ने जब देखा कि यह आदमी अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी 2 भाभियों के लिए स्लीपर टिकट चाह रहा था, एक गर्भवती और दूसरी 2 बच्चों वाली, तो उसे दया आ गई। अटेंडेंट ने कहा, इस प्लेटफॉर्म पर कोई स्लीपर टिकट नहीं बचा है, आप उस गाड़ी में हैं। यदि कोई उपलब्ध हो तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा। कंडक्टर को यह भी चिंता थी कि कुछ यात्री नियमित सीटों पर बैठने से इनकार कर सकते हैं और इसके बजाय स्लीपर बर्थ सुरक्षित करने के लिए कमजोरी दिखा सकते हैं। धन्यवाद कॉमरेड, यह मददगार होगा। हम XX गाड़ी में हैं। झाओ तियानहे इस मुद्दे पर कायम नहीं रहे और परिचारक को अलविदा कहने के बाद अपनी गाड़ी की ओर चले गए। दादी फेंग अच्छा कर रही हैं। एयर डैन और फेंग मियुन के छोटे बच्चे अभी भी बाहर आसमान में अंधेरा होते हुए देख रहे थे। पत्नी, क्या तुम मुझ पर झुक जाओगी और बाद में एक झपकी ले लोगी? यू जियाओक्सियाओ को अचानक सोने के लिए हवाई गद्दा खरीदने की इच्छा महसूस हुई। स्लीपर बर्थ के बिना उनके पास नियमित सीटों पर बैठे रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रुको, मैं जाकर फिर से पूछूंगा, उन्होंने कहा। आजकल लंबी दूरी की यात्रा करना काफी असुविधाजनक है। कहीं भी पहुंचने के लिए ट्रेन से कई दिनों की आवश्यकता होती है, जो बहुत परेशानी भरा होता है और पूरे व्यक्ति को थका देता है। हामनी जैसी तेज ट्रेनें कब आएंगी? आखिरकार जब बाहर देखने के लिए कुछ नहीं बचा तो युवाओं ने देखना बंद कर दिया। मैं कुछ गर्म पानी लाने जा रहा हूं। हालांकि जब वे ट्रेन में चढ़े तो उन्होंने तुरंत कुछ उबले हुए बंस खा लिए थे। ठीक है। झाओ तियानले सिर्फ एक तामचीनी कप नहीं ले जा रहा था, उसके पास युन जियाओक्सियाओ का थमस भी था। पानी लाने के बाद युन शियाओक्सियाओ ने दूध पाउडर मिलाया, उसे हिलाया और सभी के लिए डाल दिया। एयर डैन पहली बार दूध पाउडर पी रहे थे। हालांकि फेंग मेयुन नहीं था। दूध पाउडर की सुगंध से उस गाड़ी वाले हिस्से के बच्चे शोर मचाने लगे, वे दूध पाउडर भी चाहते थे। हालांकि चीजें थोड़ी खुल गई थी, कुछ दुर्लभ वस्तुओं के लिए अभी भी वाउचर की आवश्यकता थी। कॉमरेड, क्या मैं आपके कुछ दूध पाउडर के बदले कुछ ले सकता हूं? एक बुजुर्ग सज्जन ने अपने पोते को दूध पीने वालों की ओर निराशा भरी नजरों से देखते हुए पूछा। हालांकि वह अन्य बच्चों की तरह रो नहीं रहा था, फिर भी उसकी निगाहें टिकी रहीं। युन जियाओक्सियाओ अचानक आवाज से चौंक गया, लेकिन तभी उसने झुर्रियों वाले चेहरे वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, जो उसकी ओर देखते हुए कुछ शर्मिंदा लग रहा था। उसने उस आदमी को 2 अंडे पकड़े हुए भी देखा। उन्होंने कहा, मैंने आज सुबह ये अंडे उबाले। यू जियाओक्सियाओ ने झाओ तियानलेई को अंडे दिए और बुजुर्ग व्यक्ति के इनेमल कप में 2 चम्मच दूध पाउडर डाला, जिसमें से कुछ बचा हुआ था। धन्यवाद। बुजुर्ग व्यक्ति अपने पोते के लिए दूध का पाउडर मिलाने के लिए पानी लाने के लिए जल्दी से गया। एक घूंट पीने के बाद लड़के ने आग्रह किया कि उसके दादाजी को भी कुछ पीना चाहिए। दादाजी, पियो। दादा और पोते ने दूध को बांटा, बारी बारी से तब तक पीते रहे जब तक वह खत्म न हो गया। युन जियाओक्सियाओ को दूध पाउडर का व्यापार करने में सक्षम देखकर अन्य लोग भी व्यापार करना चाहते थे। झाओ तियानलेई ने सीधे तौर पर उन्हें मना कर दिया। किसी ने भी शाप देने की हिम्मत नहीं की, यह महसूस करते हुए कि झाओ तियानलेई और उनके समूह के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना था।
ट्रेन में उत्साह आंशिक रूप से इसलिए रहा होगा क्योंकि लाइटें जल रही थी और यात्रियों को अभी भी आराम करना बाकी था। छोटा लड़का यून जियाओक्सियाओ को धन्यवाद देने आया। कुछ कैंडी लो। तुम कौन हो? कहाँ उतर रहे हो? जियो बाओ ने बड़े लड़के को घूर कर देखा, उसे करीब से देख रहा था। मेरे दादाजी मुझे मेरे पिता को ढूंढने के लिए ले जा रहे हैं, लड़के ने दुबला पतला और कुछ हद तक डरपोक जवाब दिया। अपने पिता को ढूंढने के लिए? छोटे लड़के ने जियो बाओ और दा बाओ के साथ खेलना शुरू किया। युन जियाओक्सियाओ भी यह दृश्य देखकर खुश हुए। हालांकि उसका फॉर्मूला पीने के बाद झांग लान हुआ, जो गर्भवती थी, को अचानक नींद आने लगी। वो काउडाली के सामने झुक गई और सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन एयरडैन और फैंग मेयुन पहली बार ट्रेन ले रहे थे, सो नहीं सके। बेशक झाओ शिनिक्सिन और उनके भाई झाओ तियानहे भी इस समय सो पाने में असमर्थ थे। जियो हे, फिर से पूछो और देखो कि क्या। झाओ तियानहे तुरंत ट्रेन कंडक्टर की तलाश करने के लिए उठे। पुरुषों को कोई समस्या नहीं थी, लेकिन महिला साथी इसे संभाल नहीं सकी। तीसरे भाई को अपनी भाभी की चिंता सता रही थी। कई बचकानी आवाजें किसी बात पर बकझक कर रही थी। यू जियाओक्सियाओ ने इन बच्चों को देखा। और फैंग मियुन को अपनी दादी की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसका भाई वहां था। उसे बस तीसरे भाई और उसकी भाभी के साथ रहना था और उन्हें कोई परेशानी नहीं पहुंचानी थी। क्या आप भी पहली कक्षा में हैं? छोटे लड़के ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने पिछले साल पहली कक्षा शुरू की थी। फिर आपने अंतिम परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए? मेरे भाई को दोहरा शतक मिला। छोटा लड़का चौंक गया। मुझे गणित में केवल 100 अंक मिले और चीनी में 80। गणित में 100, चीनी में 80। यह अभी भी काफी अच्छा है, क्योंकि इस युग में पहली कक्षा के कई छात्र किंडरगार्टन नहीं गए थे और सीधे पहली कक्षा में चले गए थे। यह काफी प्रभावशाली है। युन जियाओक्सियाओ को उसकी प्रशंसा करते देख छोटी दादी मुस्कुराई। धन्यवाद चाची। बच्चे इधर उधर की बातें करने लगे। थोड़ी देर सोना चाहते हो? नींद? ऐसे बैठे बैठे सो जाना असंभव था। नींद नहीं आ रही, फिर भी सतर्क रहने की जरूरत है। कौन जानता था कि ट्रेन में बाल तस्कर या चोर थे? माफी से अधिक सुरक्षित। दरअसल उन्हें सतर्क रहने की जरूरत थी। उसके 2 बच्चे। मैं नजर रखूंगा। ट्रेन में, इस युग में, वास्तव में चैन की नींद सोने की हिम्मत किसने की? ट्रेन के यात्रियों को देखकर उसने कई दशकों बाद के बारे में सोचा, जब ट्रेनों में इतनी भीड़ नहीं होगी और दूर तक यात्रा करने का मतलब केवल ट्रेन लेना नहीं था। आप कार चला सकते हैं, हाई स्पीड ट्रेन ले सकते हैं, हवाई जहाज से उड़ सकते हैं, या सबवे पर भी यात्रा कर सकते हैं। एक साथ इतने सारे स्लीपर टिकट खरीदना आसान नहीं होगा। उनके 4 लोगों का परिवार, काउडाली और उनकी पत्नी, झाओ भाई बहन, फैंग मेयुन और एयरडैन, वे कुल मिलाकर 10 लोग थे। झाओ तियानहे 5 और ट्रेन टिकटों के साथ वापस आया। तीसरा भाई, देखो, 5 टिकटों के साथ, यह अभी भी तंग था। लेकिन स्लीपर टिकट न होने से यह फिर भी बेहतर था। कुछ लोग अपना सामान लेकर लोगों के एक समूह को स्लीपर गाड़ियों की ओर ले गए। वे कहाँ जा रहे हैं? उतारने के लिए तैयार हो रहे हो, शायद। शायद वे दूसरी ट्रेन में स्थानांतरित हो रहे हैं। छोटा लड़का और बूढ़ा व्यक्ति उन्हें जाते हुए देख रहे थे। दा बाओ, जियो बाओ एयरडैन के साथ थोड़ा निचोड़े। जिनिक्सिन और जियो यू एक दूसरे के साथ निचोड़े। उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। झांग लानहुआ गर्भवती थी और काओ डाली उसकी देखभाल कर रही थी। जहां तक जियाओक्सियाओ की बात है, वह लेट गई और झाओ तियानलेई भी नजर रख रहा था। अभी भी एक चारपाई बाकी थी। झाओ तियानहे ने बारी बारी से इस पर आराम करने की योजना बनाई। जब अधिक स्लीपर टिकट उपलब्ध हो जाते तो वे और अधिक खरीद लेते। भाई एयरडैन, मुझे नींद नहीं आ रही। एयरडैन को भी नींद नहीं आ रही थी। चारपाई बहुत बड़ी नहीं थी और वह दा बाओ और जियो बाओ को ठूंसने के बारे में चिंतित था। जल्दी करो और सो जाओ, झाओ तियानहे ने उन्हें याद दिलाया। बात कर रहे तीनों बच्चों ने तुरंत सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। एक छोर पर दा बाओ और जियो बाओ, दूसरे छोर पर अकेले एयरडैन। जहां तक शिनिक्सिन और फैंग मेयुन का सवाल है, उन्होंने भी एक एक छोर संभाला। पतला होने के कारण बैठने की तुलना में लेटना निश्चित रूप से बेहतर था। सो जाओ, हम में से कुछ आदमी रात भर बारी बारी से पहरा देंगे। उनकी सोने की बर्थ एक दूसरे के बगल में नहीं थी, लेकिन वे बहुत दूर भी नहीं थी, तिरछे पार और एक दूसरे की दृष्टि के भीतर। मैं पहले सोने जा रहा हूं, तुम चाहो तो बाद में आकर झुक सकते हो। युन जियाओक्सियाओ पूरे दिन ट्रेन में था और थकान भी महसूस कर रहा था। नींद बहुत पहले ही आ चुकी थी और वह सोना चाहती थी। यह देखकर कि उसकी पत्नी जल्दी ही सो गई थी, हल्के हल्के खर्राटे भी ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच थक गई थी। क्या दादी फैंग सो रही है?
झाओ तियानलेई ने अपनी पत्नी को गले लगाया और धीरे से पूछते हुए झाओ तियानहे के पास गया। वो सो रही है। दादी फैंग बूढ़ी हैं और ट्रेन से यात्रा करने के लंबे दिन के बाद वह पहले से ही थक गई थी। चिंता मत करो, मैंने जियो यांग से पहले इस बारे में बात की थी। फैंग मियुन पहली बार इतने छोटे बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। यह एक ट्रेन में था। जब युन जियाओक्सियाओ उठी तो उसे लगा कि किसी ने उसे अपनी बाहों में पकड़ रखा है और बाथरूम जाने के लिए उठना चाहती है। जागना। युन जियाओक्सियाओ ने सिर हिलाया, मुझे बाथरूम जाना है। झाओ तियानलेई को आराम नहीं मिल सका और उसे आराम महसूस करने के लिए अपनी पत्नी के साथ बाथरूम तक जाना पड़ा। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या सचमुच उसका किसी ने अपहरण कर लिया था? वापस सो जाओ, युन जियाओक्सियाओ ने धीमी आवाज में कहा। वह मुड़ी और बाथरूम जाने के लिए बाहर चली गई। पत्नी, क्या हम वापस चलें? युन जियाओक्सियाओ को बाथरूम से बाहर आने के ठीक बाद मानव तस्कर से सामना होने की उम्मीद नहीं थी। क्या उन्होंने सोचा कि वह कोई असहाय महिला थी? यू जियाओक्सियाओ अपने मुंह के कोने पर मुस्कुराहट के साथ घूमी और उस आदमी के पैर की ओर जोरदार लात मारी। ओ! उस आदमी को उस क्षेत्र को कवर करते हुए देखकर युन जियाक्सियाओ ने उसे फिर से लात मारी और उसकी मुठ्ठियां उसकी ओर उड़ने लगी। ओ! चायांग ने मूल रूप से बाथरूम जाने का इरादा किया था, लेकिन चीख पुकार सुनकर वह वहां आया और अप्रत्याशित रूप से अपनी भाभी और एक अजीब आदमी को देखा। भाभी, इस आदमी ने मुझे दूर ले जाने की कोशिश की। क्या? चायांग स्तब्ध रह गया, तेजी से आगे बढ़ा और घूंसे और लाते के साथ शामिल हो गया। हालांकि चायांग का स्वास्थ्य पहले खराब था, लेकिन उनकी हालत में काफी सुधार हुआ था। उसकी तुलना दाली जैसे मजबूत आदमी से नहीं की जा सकती, लेकिन वह कमजोर भी नहीं था। अब जब उसकी भाभी का सामना एक तस्कर से हो रहा था जो उसका अपहरण करने की कोशिश कर रहा था, तो उसे हमलावर को सबक सिखाना था, यदि नहीं, तो वह एक आदमी नहीं होगा। झाओ तियानलेई ने अपनी पत्नी को लंबे समय तक वापस न देखकर उसके दिल में एक कसक महसूस की और जल्दी से उसकी तलाश में निकल गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी एक तरफ खड़ी थी जबकि कुछ ही दूरी पर एक आदमी को दूसरा आदमी पीट रहा था। पत्नी, कंडक्टर, इस आदमी ने मेरा अपहरण करने की कोशिश की। झाओ तियानलेई ने चायांग को एक तरफ खींच लिया, जाओ किसी को बुलाओ, मैं कार्यभार संभाल लूंगा। अरे, किसी ने उसकी पत्नी का अपहरण करने की कोशिश की। झाओ तियानलेई की मुठ्ठियां चायांग की मुठ्ठियों से भी अधिक क्रूर थी, जो जबरदस्त प्रहारों के साथ लगी। वह आदमी बड़ी मुश्किल से दया की भीख मांग सकता था। बस, बहुत हो गया, उसे कुछ सांस लेने दो। यू जियाओक्सियाओ ने झाओ तियानलेई को खींचने के लिए आगे कदम बढ़ाया। वास्तव में डर था कि तस्कर को गंभीर चोट लग सकती है। तभी चायांग ट्रेन की पुलिस को अपने साथ वापस ले आया। अधिकारी, इस आदमी ने मुझे अपनी पत्नी कहने पर जोर देते हुए मेरा अपहरण करने की कोशिश की, लेकिन यह मेरा पति है। यू जियाओक्सियाओ ने जैसे ही उन्हें आते देखा, स्थिति को सीधे समझाते हुए पास आई। एक वाक्य में उसने वह सब कह दिया जो कहने की जरूरत थी। यह आदमी एक मानव तस्कर है, जो इस महिला का अपहरण करने की कोशिश कर रहा है। महिला के पति ने जब देखा कि कोई उसकी पत्नी का अपहरण करने की कोशिश कर रहा है तो उसने उसका मुकाबला किया। अधिकारी, मुझे संदेह है कि ट्रेन में तस्कर के साथी भी हैं। इन शब्दों से पुलिस तुरंत गंभीर हो गई। यदि जहाज पर अन्य साथी भी थे, तो यह वास्तव में एक बड़ी समस्या थी। अभी दिन का उजाला भी नहीं हुआ था और ट्रेन स्टाफ और कई पुलिस अधिकारी व्यस्त होने लगे। भाभी, उस बूढ़े आदमी के पोते को भी ले जाया गया। बाहर हंगामा इतना तेज था, इसने झाओ तियानहे को जगा दिया। बाहर घूमने जाने के बाद वह यह खबर लेकर वापस आया। क्या बच्चा मिल गया है? यू जियाओक्सियाओ को अपने दिल में एक झटका महसूस हुआ। वह बच्चा, हालांकि उसके बच्चे जितना प्यारा नहीं था, फिर भी एक अच्छा व्यवहार वाला बच्चा था। अगर उनका पोता लापता हो जाए तो बूढ़े दादा क्या करेंगे? वह मिला, किसी ने उसे उर्वरक बैग में भर दिया था, लेकिन सौभाग्य से वे बड़े स्टेशन पर उतरने वाले थे। अच्छी बात है। झाओ तियानहे की नजर अपने तीसरे भाई पर पड़ी। तीसरे भाई, हम हमेशा अपहरणकर्ताओं से टकराते क्यों दिखते हैं? और कितनी बार भाभी का लगभग अपहरण हो चुका है? उन्होंने निश्चित रूप से उसे कमतर आंका। वे अपने दुर्भाग्य के पात्र थे। आप यह क्यों नहीं कहते कि मैं ही वह व्यक्ति हूं जो अपहरणकर्ताओं से मिलता है? यह एक ऐसी बात थी जिससे झाओ तियानहे सहमत नहीं होने का साहस कर रहे थे। पत्नी, डरो मत, तुम्हारा आदमी, मैं यहाँ है। युन जियाओक्सियाओ ने उसकी ओर अपनी आंखें घुमाई। भोर हो रही थी। नाश्ता विक्रेता आ गए। तभी काओ डाली और अन्य लोगों ने सुना कि युन जियाओक्सियाओ मानव तस्करों के संपर्क में आ गया है। भाभी, आप ठीक हैं? फैंग मियुन का भी एक बार तस्करों से गहरा संबंध था। मैं ठीक हूँ।
जैसे ही मैं बाथरूम से बाहर निकली, किसी ने मुझे पकड़ लिया और मुझे पत्नी कहा। तुरंत लड़ने के बजाय मैंने उसे आश्चर्यचकित कर दिया और उसे जीवन की जड़ में लात मार दी, और तभी मैं तुम्हारे भाई के पास चली गई। जीवन जड़। उस विशेष क्षेत्र में कई पुरुषों को ठंड महसूस हुई। भाभी को कम नहीं आंकना चाहिए। हम महिलाओं में ताकत कम होती है, इसलिए यदि आप लोग भविष्य में ऐसी परिस्थितियों का सामना करें, तो वही करें जो मैंने किया और उन्हें उस स्थान पर जोर से लात मारें। यह एक आदमी की कमजोरी है। फैंग मेयुन, जो अभी भी एक युवा लड़की है, थोड़ा शर्मा गई। समझा। लगभग दोपहर तक एक कंडक्टर मुस्कुराते हुए आया और उन्हें कुछ और स्लीपर टिकटें प्रदान की, ताकि उन्हें अब एक साथ परेशानी न उठानी पड़े। हालांकि ऊपर, नीचे और बीच की चारपाइयां थीं। अगले कुछ दिनों तक कुछ नहीं हुआ। एर्डेन, हम लगभग राजधानी शहर में हैं, दा बाओ ने कुछ हद तक उत्साहित होकर कहा, जब उन्होंने बाहर बर्फ को देखा, यह जानते हुए कि वे राजधानी शहर के करीब आ रहे थे। राजधानी शहर पहुंचने वाले हैं। यहां तक फैंग मियुन भी ट्रेन की खिड़की के बाहर देख रहा था, जो वास्तव में बर्फ से ढकी हुई थी। तुम लोग जल्दी करो और अपने मोटे कपड़े पहन लो, हमें बस 2 घंटे में पहुंच जाना चाहिए। एर्डेन, अपने तीसरे भाई के मोटे कपड़े पहन लो, राजधानी शहर अभी ठंड से नीचे है, यह विशेष रूप से ठंडा है, तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। एर्डेन मना करना चाहता था, लेकिन अपनी भाभी को यह कहते हुए सुनकर कि राजधानी शहर वास्तव में ठंडा था, उसे डर था कि आगमन पर वह बीमार हो जाएगा, जिसके लिए पैसे खर्च होंगे। जियो यू, मेरा यह मोटा कपड़ा पहनो। धन्यवाद भाभी। जहां तक दादी फैन की बात है, वह बड़ी थी और पहले से ही मोटे कपड़े पहन रही थी। युन जियाओक्सियाओ ने अपने चारों ओर दस्ताने और एक स्कार्फ लपेटा। यात्रियों, यह ट्रेन अब अपने अंतिम गंतव्य राजधानी शहर पर आ गई है। कृपया अपने सामान की जांच करें और सुनिश्चित करें कि आप ट्रेन में कुछ भी पीछे न छोड़ें। जैसे ही घोषणा समाप्त हुई, ट्रेन धीमी हो गई और रुक भी गई। यह रुक गया, यह रुक गया, हम यहाँ हैं, हमने इसे बनाया। चूंकि यह अंतिम पड़ाव था, इसलिए ट्रेन के सभी यात्रियों को उतरना पड़ा। सबने अपना अपना सामान समेट लिया। एक बार ट्रेन से उतरने के बाद उन्हें वास्तव में लोगों का एक समुद्र महसूस हुआ। हमारा अनुसरण करें, इधर उधर देखकर विचलित न हो। हालांकि यू जियाओक्सियाओ ने ट्रेन से उतरने से पहले उन्हें याद दिलाया था, उसने उन्हें फिर से चेतावनी दी। उसे डर था कि वे भीड़ में अलग हो जाएंगे। चायांग ने दादी फैन का समर्थन किया, जो उम्र और बर्थ ट्रेन की सवारी से थकी हुई महसूस कर रही थी, उनमें युवाओं की सहनशक्ति नहीं थी। झाओ तियानहे ने उसे ट्रेन से उतार दिया, जबकि चायांग ने सामान उठाने में मदद की। अंत में वे रेलवे स्टेशन से बाहर निकले और ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया, जिससे हर कोई कांप उठा। एर्डेन ने जिंगडू स्टेशन के पात्रों पर एक नजर डालने के लिए अपना सिर घुमाया और मन में सोचा, राजधानी शहर वास्तव में बहुत बड़ा है। और उसने गगनचुंबी इमारतें भी देखी। यह जिंगडू है, यह राजधानी है। हमें टैक्सी चलानी चाहिए, बसें स्थानांतरित करने की कोई जरूरत नहीं है। अब उनके समूह में बुजुर्ग और कमजोर लोग शामिल हैं। ठीक है, वे 3 टैक्सियों को रोकने में कामयाब रहे और कोर्टयार्ड हाउस की ओर चले गए। यह एर्डेन और फैंग मियुन के लिए भी पहली बार टैक्सी में था। खिड़की से उन्होंने बाहर चमकते पेड़ों, गगनचुंबी इमारतों और सड़कों को देखा। सब कुछ सफेद रंग के विशाल विस्तार में डूबा हुआ था। एर्डेन को अंततः समझ आ गया कि दा बाओ ने क्यों कहा कि वे बर्फ में खेलते खेलते थक गए हैं। पहली बार नयापन महसूस हो सकता है, लेकिन इसे हर दिन देखना इसे कम खास बनाता है। शहर सचमुच बहुत बड़ा था। काफी देर तक टैक्सी में बैठे रहे, फिर भी वे नहीं आए। एक बार जब वे कोर्टयार्ड हाउस के क्षेत्र में पहुंचे, तो सामान की मात्रा के कारण गली तक कार द्वारा पहुंचा जा सकता था, इसलिए टैक्सी चालकों ने उन्हें सीधे अंदर पहुंचा दिया। किराया चुकाने के बाद झाओ तियानलेई ने जल्दी से गेट खोला। अंदर आओ, पहले अंदर आओ। चूल्हे को जलाने की जरूरत थी, और इसी तरह बिस्तर चूल्हे को भी जलाने की जरूरत थी। घर काफी विशाल था। भाई शितो, छत्ते के कोयले के एक टुकड़े के बदले चाची के घर के बगल में जाओ, झाओ तियानलेई ने तेजी से आगे बढ़ते हुए कहा। झाओ तियानहे रसोई में व्यस्त हो गया, चूल्हा जलाने की तैयारी करने लगा। दा बाओ और जियो बाओ एर्डेन को अपने कमरे में ले गए। एर्डेन, यह एक कांग बेड स्टोव है, यह सोने के लिए विशेष रूप से गर्म है। एक कांग बिस्तर स्टोव। वर्तमान में घर पर केवल 2 कांग बिस्तर स्टोव हैं, और दा बाओ और जियो बाओ को अभी भी नहीं पता था कि उन्हें अपना बिस्तर साझा करना होगा। दादी फैन की उम्र बहुत अधिक थी, और निश्चित रूप से उन्हें कांग बेड स्टोव पर सोने की जरूरत थी। जब समय आएगा, दा बाओ के कमरे में कांग बेड स्टोव झाओ शिनिक्सिन, फैंग मेयुन और दादी फैन के सोने के लिए होगा।
जहां तक डैन, झाओ तियानहे और फैंग चायांग की बात है, वे तीनों एक बड़े बिस्तर पर बैठ जाएंगे, जो एक बिजली के कंबल के लिए पर्याप्त होगा। दादी फैंग, आप अस्थायी रूप से दा बाओ और जियो बाओ के बिस्तर पर सोएंगी, मैं कान को गर्म करने में आपकी मदद करूंगा, आप कुछ ही समय में गर्म हो जाएंगी, युन शियाओक्सियाओ ने कहा, जब वह और चायांग अपनी दादी को दा बाओ के कमरे में ले जाने में मदद कर रहे थे। वह जल्दी से लकड़ी लेने गई और कंडे गर्म करने लगी। दा बाओ, जियो बाओ, एयर डैन को मां के कमरे में ले जाओ। घर में अतिरिक्त कमरे थे, लेकिन इस ठंड के मौसम में कंग बिस्तर, स्टोव या इलेक्ट्रिक कंबल के बिना यह असहनीय होगा। आधे दिन तक वहां पड़े रहने के बाद भी गर्मी महसूस नहीं होगी और बर्फ की सिल्ली जैसा महसूस होगा। ठीक है, दादी फैंग, कांग पर चढ़ो। फैंग चायांग और फैंग मियुन को नहीं पता था कि कांग को कैसे गर्म किया जाए और वे मदद नहीं कर सकते थे, इसलिए दाली तुरंत सहायता के लिए आए और झांग लानहुआ को बैठने और थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा। भाभी, मुझे करने दो। झाओ तियानलेई, जो छत्ते के कोयले का आदान प्रदान करने गया था, वापस आ गया था और स्टोव जलाने के लिए जल्दी कर रहा था। उसने तुरंत गर्म पानी उबालना शुरू कर दिया और यू जियाओक्सियाओ ने पानी में ठंडी दवा मिला दी, लेकिन उसने इसे झांग लानहुआ को पीने के लिए नहीं दिया। लानहुआ, तुम गर्भवती हो, मैंने इस पानी में कुछ ठंडी दवा मिला दी है, इसलिए तुम इसे नहीं पी सकती। मैं तुम्हारे लिए एक अलग कप ब्राउन शुगर पानी बनाऊंगा। भाभी, मैं ठीक हूँ। मिश्रण पीने के बाद अंततः सभी को काफी गर्मी महसूस हुई। दादी फैंग, मैं आपके लिए पीने के लिए कुछ दूध पाउडर बनाऊंगा और फिर आप थोड़ी देर आराम कर सकती हैं। मिस यून, आपने खुद को परेशान कर लिया है, दादी फैंग ने कहा, कांध पर लेटी हुई। अब वह अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म, वास्तव में आरामदायक महसूस कर रही है। दादी, हम पहले खाना खाने बाहर जाएंगे, आप थोड़ा सो लीजिए। ठीक है। तैयार दूध पाउडर पीने के बाद दादी फैंग कुछ और नहीं खा सकी। समूह ने बाहर एक छोटे से रेस्तरां में भोजन किया और फिर काऊ डाली झांग लानहुआ को अपने किराए के स्थान पर वापस ले गए। झाओ तियानलेई और युन शियाओक्सियाओ दादी फैंग सहित परिवार को स्नान के लिए स्नानघर में ले गए। फैंग मियुन अभी भी कुछ चीजों के साथ तालमेल बिठा रही थी, जैसे कि इतने सारे लोग एक साथ कैसे स्नान कर सकते हैं, और उसने कुछ लोगों को उसे घूरते हुए भी देखा, जिससे वह काफी असहज हो गई थी। हालांकि इस सर्दी के मौसम में नहाना विशेष रूप से आरामदायक था। यहां तक दादी फैंग ने भी महसूस किया कि उनके शरीर में काफी आराम आ गया है, जैसे कि उनका शरीर काफी हद तक हल्का हो गया हो। यह देखकर कि घर पर वॉशिंग मशीन भी थी, कपड़े धोना विशेष रूप से सुविधाजनक हो गया। जियो यू, शिनिक्सिन, आप और दादी फैंग एक बिस्तर पर बैठेंगे। झाओ शिनिक्सिन को कोई आपत्ति नहीं थी। इससे पहले ठंडे मौसम के कारण वह पहले ही दा बाओ और जियो बाओ के साथ बिस्तर पर लेट गई थी। उन्होंने कहा, भाभी, हमें कोई परेशानी नहीं है। जहां तक डैन और चायांग का सवाल है, निश्चित रूप से यह झाओ तियानलेई ही थे जिन्होंने उनसे बात की थी। कांग नहीं। एयर डैन ने अभी भी सोचा कि यह एक कांग बिस्तर होगा। इलेक्ट्रिक कंबल, सर्दियों के दौरान इसमें सोना गर्म होता है। हम तीनों इसमें सो सकते हैं। भाभी ने मूल रूप से जो बिस्तर खरीदा था वह अपेक्षाकृत बड़ा है, हम इसमें फिट हो सकते हैं। बिजली का कंबल। माँ, क्या अब से हम आपके और पिताजी के साथ सोएंगे? यू जियाओक्सियाओ ने सिर हिलाया, आप अस्थायी रूप से अपने पिता और मेरे साथ सोएंगे और अपना होमवर्क भी यही करेंगे। दा बाओ, मैं तुम्हें एक कार्य सौंप रहा हूँ। जैसे ही मैं बोलना समाप्त करता हूँ, तुम एयर डैन को कुछ पात्र सिखाना शुरू कर देते हो। माँ, मैं कार्य पूरा करने का वादा करता हूँ। दा बाओ सहमत हुए, जो एक अच्छी बात थी। झाओ तियानलेई अभी भी बाहर कपड़े धो रहा था। कुछ कपड़े मशीन में धोए जा सकते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तिगत कपड़ों को अभी भी हाथ से धोने की जरूरत होती है। आप कपड़ा फैक्ट्री देखने जाना चाहते हैं? यह अभी भी अज्ञात था कि कपड़ा फैक्ट्री का संचालन कब शुरू होगा। कोई जल्दी नहीं, हम कल देख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमें एयरडैन और जियो यू की व्यवस्था कैसे करनी चाहिए? युन शियाओक्सियाओ ने एक पल के लिए सोचा, जियो यान के बारे में क्या? मैं चीजों को प्रबंधित करने में मेरी मदद करने के लिए उसे कपड़ा फैक्ट्री में भेजना चाहता हूँ। पूर्व फैक्ट्री प्रबंधक बहुत रूढ़िवादी है और काफी बुरा होने के कारण आज के युवा रुझानों के साथ नहीं रह सकता है। यह देखकर कि उसने पहले से ही चायांग के गंतव्य की व्यवस्था कर ली है, युन जियाओक्सियाओ ने फैंग मेयुन के बारे में सोचा, हम अस्थायी रूप से फैंग मेयुन को कुछ बिक्री सीखने, उसके दृष्टिकोण को व्यापक बनाने और फिर उन्हें एक कक्षा में नामांकित करने के लिए सहायक दुकान में काम करवा सकते हैं। जियो यू और शिनिक्सिन आपस में मिलते जुलते नहीं हैं, इसलिए हम देखेंगे कि नाइट स्कूल कब शुरू होता है और उन्हें फैशन डिजाइन कक्षाओं में नामांकित किया जाता है। वे दोनों कपड़े बनाना जानते हैं।
जहां तक डैन की बात है, मुझे वास्तव में समझ नहीं आया कि उसे कहां भेजा जाए। आपके बारे में क्या? एयर डैन अभी भी काफी चतुर था और जवान भी है, तो क्या उसे कपड़ा फैक्ट्री में भेज दिया जाए या किसी दुकान में रख दिया जाए? मैं उसे कुछ उपकरणों की मरम्मत करना सीखने के लिए प्रशिक्षु के रूप में भेजने की योजना बना रहा हूँ। यह चलने लगा। एयर डैन स्कूल नहीं गया था, बहुत कम पात्रों को पहचानता था, और भले ही रात के स्कूल में नामांकित हो, वह सीखने की प्रगति को जारी रखने में सक्षम नहीं होगा, खासकर उसकी कम उम्र को देखते हुए। दरअसल उसे स्कूल भेजना ही सबसे अच्छा था, लेकिन उसने पहले कभी औपचारिक रूप से पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए वे निश्चित रूप से उसे प्राथमिक विद्यालय में नहीं भेज सकते थे। क्या वे ऐसा कर सकते थे? वहां के शिक्षक भी उसे स्वीकार नहीं करते थे। पात्रों को पहचानना सीखते समय वह एक प्रशिक्षु होगा। आप बाद में जाकर उससे पूछें कि क्या वह इच्छुक है। अगर बाकी लोग सहमत नहीं हुए तो फिर क्या? क्या यह सब व्यर्थ नहीं होगा? चिंता मत करो, वह सहमत हो जाएगा। जिस किसी को भी कौशल सीखने का मौका मिलता है, जब तक कि वह मूर्ख न हो, सहमत होगा। एयर डैन के लिए जीवित रहना ही काफी था। अब जब वह कैपिटल सिटी में थे, तो उन्हें पात्रों को पहचानने पर काम करना चाहिए। आखिरकार वह अभी भी युवा है और उसमें विकास की क्षमता है। जहां तक का सवाल है, उसे पढ़ाई करना पसंद था। क्या उसे रात्रि विद्यालय जाना चाहिए? चूंकि उसने अभी तक कोई पैसा नहीं कमाया था, इसका मतलब एक महत्वपूर्ण खर्च होगा। उससे कोई आपत्ति तो नहीं होगी। इससे पहले चायांग ने दादी फैंग से झूठ बोला था और उनसे कहा था कि वह खाना पकाने में मदद करने के लिए कैपिटल सिटी आए और हम कमरा और भोजन प्रदान करेंगे। तो क्या दादी फैंग इस कारण से भी कैपिटल सिटी आने के लिए सहमत हुई? खाना बनाना, कमरा और खाना उपलब्ध कराना। दादी फैंग की खाना पकाने की कुशलता कैसी है? झाओ तियानलेई ने रुकते हुए कहा, यह ठीक है, मुझे लगता है वह वर्षों से ठीक हो रही है, बहुत अधिक तेल का उपयोग नहीं करना चाहती है। युन जियाओक्सियाओ अचंभित रह गया, आप तेल का उपयोग कैसे नहीं करना चाहते? आप इसके बिना गोभी और मूली कैसे खा सकते हैं? मैं थोड़ी देर में दादी फैंग से बात करूंगा। झाओ तियानलेई ने सूती कपड़ों के कई टुकड़े भी निकाले जो साल के अंत तक नहीं बिके थे। उसने एक फैंग मेयुन को, एक दादी फैंग को, एक फैंग चायांग को और एक एयर डैन को दिया। एयर डैन ने पहली बार नए कपड़े पहने थे। भाभी, इसमें तो काफी पैसे खर्च हुए होंगे ना? आपका तीसरा भाई उन्हें अपने कारखाने में उत्पादित करता है, यह ज्यादातर कपड़े की लागत है। अपने स्वयं के कारखाने में उत्पादित। कुछ लोगों ने एक दूसरे पर नजरें डाली, यहां तक फैंग चायांग भी कुछ हद तक चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि थर्ड ब्रदर के पास वास्तव में कपड़े की फैक्ट्री होगी। रात के खाने में झाओ तियानलेई ने सबके सामने बात की। एयर डैन, परसों मैं तुम्हें एक व्यापार सीखने के लिए भेजूंगा। कोई व्यापार सीखें? एयर डैन को नहीं पता था कि थर्ड ब्रदर उसे व्यापार सीखने के लिए कहां भेज रहा था। क्या इस व्यापार को सीखने के लिए भुगतान करना आवश्यक था? तीसरा भाई, मैं। झाओ तियानलेई ने एयर डैन की ओर देखा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे द्वारा खोले गए इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर के लिए एक व्यापार सीखें। आजकल हमारे पास स्टोर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, लेकिन कई की मरम्मत नहीं की जा सकती है। मैं आपको प्रशिक्षु के लिए भेज रहा हूं, आपको अच्छी तरह से सीखना होगा। शिक्षु, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, तो मैं जाऊंगा। झाओ तियानलेई को पता था कि एयर डैन कठिनाइयों को सहन कर सकता है। जियो यू आपकी बहन शिनिक्सिन के साथ आभूषण की दुकान पर काम करने जाएगी। झाओ तियानलेई ने फिर फैंग चायांग की ओर देखा, चायांग, चलो कल कपड़े की फैक्ट्री का दौरा करेंगे। अंत में वह दादी फैंग की ओर मुड़ा, दादी फैंग, अगले कुछ दिनों के लिए आराम करें, लेकिन उसके बाद रसोई आपकी है। आप यहाँ कैपिटल सिटी में बहुत कुछ खरीद सकते हैं, इसलिए तेल पर कंजूसी न करें, ठीक है? जरूर, मैं खाना बनाऊंगी। पुराने दिनों में मैंने अपने पिता से कुछ तरकीबें सीखी थी, दादी फैंग ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। उसे लगा जैसे उसे कुछ करना है। फिर मैं रसोई को दादी फैंग के पास छोड़ दूंगी। सभी लोग रात्रि भोज से उठ गए। अगले दिन एयर डैन, दा बाओ, जियो बाओ और दादी फैंग घर पर थे। यू जियाओक्सियाओ अन्य महिलाओं को आभूषण की दुकान में ले गया और काउ डाली भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स को दुकान तक पहुंचाने में मदद करने के लिए जल्दी आ गई। भाभी, यह दुकान मेरी दुकान, हम इसे साफ कर देंगे। हालांकि वह केवल आधे महीने के लिए ही घर आई थी, लेकिन वहां ज्यादा धूल नहीं थी। ठीक है। फैंग मियुन घर पर हमेशा मेहनती थी और यहां आकर वह और भी मेहनती हो गई। सफाई के बाद युन शियाओक्सियाओ उन्हें चीजें खरीदने के लिए बाजार में ले गया। फैंग मेयुन ने देखा कि उसकी भाभी बहुत उदार थी, बहुत सारा सुअर का मांस, चिकन और मछली खरीदती थी। चलो घर चलते हैं।
वयस्कों के चले जाने के बाद दादी फैंग शांत नहीं बैठ सकी, वह कमरों की सफाई करने लगी। यह देखकर एरडेन तुरंत मदद के लिए आए। दा बाओ और जियो बाओ ने भी मदद की। जब युन शियाओक्सियाओ और अन्य लोग सामान लेकर वापस आए तो उन्होंने देखा कि यार्ड में बर्फ बड़े करीने से जमा हुई थी। यू जियाओक्सियाओ ने पहले झाओ तियानलेई को यार्ड से साफ बर्फ इकट्ठा करने और कुछ चीजों को फ्रीज करने के लिए एक कोने में ढेर लगाने के लिए कहा था। तुमने इतना सारा सामान खरीदा? सूती जूते पहने दादी फैंग ने हंगामा सुना और देखा कि एरडेन दरवाजा खोलने जा रहे हैं और उन्हें बहुत सारा सामान वापस लाते हुए देखा। यहाँ ठंड है, अगर हम इसे खरीद कर जमा दें तो हम इसे धीरे धीरे खा सकते हैं। युन जियाओक्सियाओ ने एक और मामले के बारे में सोचते हुए दादी फैंग की ओर रुख किया। दादी फैंग, क्या आप मांस का धूम्रपान करना और सॉसेज बनाना जानती हैं? वो स्मोक्ड मीट और सॉसेज खाना चाहती थी। इस बार जब वह वापस गई तो उसकी सास ने स्मोक्ड मीट के 2 टुकड़े बनाए थे। वह युन जियाओक्सियाओ को एक देना चाहती थी, लेकिन युन जियाओक्सियाओ ने मना कर दिया था। मैं करता हूँ। उसने पहले ऐसा नहीं किया था क्योंकि उन्हें बहुत कम मांस आवंटित किया गया था। वे इसे स्मोक्ड मीट में कैसे बना सकते हैं? आमतौर पर यह सब नए साल के दौरान खाया जाता था। जब भाई शितो वापस आएगा तो मैं उसे ठीक किया हुआ मांस और सॉसेज बनाने के लिए कुछ मांस खरीदूंगा। मैं वास्तव में अभी इसके लिए तरस रहा हूँ। मिस यू पका हुआ मांस और सॉसेज खाना चाहती है। ठीक है, एक बार जब आप मांस प्राप्त कर लेंगे तो मैं इसे आपके लिए बनाऊंगा। बेशक, मांस को धूम्रपान करने के लिए कुछ संतरे के छिलके और सरू की शाखाएं लेना सबसे अच्छा होगा, यह अधिक सुगंधित है। टीम में वापस ये चीजें आसानी से मिल जाती थी। क्या उन्हें यहाँ लाना आसान है? पाना आसान है, पाना आसान है। झाओ फैमिली विलेज टीम में मैंने कई दिनों से एरडेन को कैसे नहीं देखा। हालांकि एरडेन अभी एक युवा किशोर था, बच्चा एक शांत कार्यकर्ता और बहुत मेहनती था। मैंने एरडेन को भी नहीं देखा है। उन्हें अभी भी नहीं पता था कि एरडेन पहले ही जा चुका है। अन्यत्र सबसे बड़े अंकल फैंग अपनी मां से छुपकर मिलना चाहते थे। चंद्र नव वर्ष के पहले दिन वह अपनी मां से मिलने जाना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी उस पर नजर रख रही थी, इसलिए वह नहीं जा सका। हालांकि जब वह लावे की जगह पर एक लंबा चक्कर लगाने लगा तो उसने पाया कि दरवाजे कसकर बंद थे। क्या चल रहा है? उसने बाहर से 2-3 बार आवाज लगाई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, यहां तक एक मुर्गी भी नजर नहीं आई। उसने जोर से चिल्लाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे डर था कि यह उसकी पत्नी के कानों तक पहुंच जाएगा और एक और दृश्य पैदा कर देगा। झाओ तियानलेई और अन्य लोगों के चले जाने के बाद कैप्टन झाओ ने प्रत्येक को उनके घर के अनुसार भूमि वितरण पर काम करना शुरू कर दिया। आखिरकार कुछ परिणाम मिलने से पहले वह लगातार कई दिनों तक शहर के कार्यालय में दौड़ता रहा। एक बार वापस आकर उन्होंने लाउडस्पीकर पर सुखाड़ मैदान में सभा करने की घोषणा की। जब सभी सदस्य आ गए तो उन्होंने प्रत्येक को उनके घर के अनुसार भूमि वितरण की घोषणा करना शुरू कर दिया। सबसे बड़े चाचा फैंग अभी भी भीड़ में अपनी मां की तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने न तो उन्हें देखा, न ही अपने भतीजे और भतीजियों को। मैंने सुना है आंटी फैंग अपने पोते पोतियों के साथ कैपिटल सिटी गई थी। झाओ लाओसन के साथ राजधानी गए थे। ऐसा ही लगता है। उनकी बातचीत सुनकर सबसे बड़े अंकल फैंग हैरान रह गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मां सचमुच अपने पोते पोतियों के साथ राजधानी शहर जाएगी। वह राजधानी शहर है ना? उनका भतीजा झाओ लाओसन का करीबी था और पहले भी पैसा कमाने के लिए उनके साथ गया था। पिछली शरद ऋतु में उनका भतीजा काओ परिवार के दाली और टीम लीडर के भतीजे के साथ कैपिटल सिटी नहीं गया क्योंकि उनकी दादी अस्वस्थ थी। जब टीम लीडर बोल रहा था उसने एक शब्द भी नहीं सुना। सबसे बड़ी चाची फैंग भी बैठक में आई और उन्होंने यह सुना। एक पल के लिए चौंक कर उसे उम्मीद नहीं थी कि उनकी सास उसके भतीजे और भतीजी के साथ राजधानी शहर जाएगी। यह सोचकर कि उनके पास राजधानी शहर में नौकरियां थीं और वे झाओ फैमिली विलेज में रहते हुए भी वहां रह सकते थे, उसे कुछ पछतावा हुआ। झाओ लाओसन ने अपने भाइयों के बजाय अपने भतीजों और भतीजी की मदद की। प्रत्येक परिवार से एक प्रतिनिधि यह निर्धारित करेगा कि घर में कितने लोग हैं और ड्रॉ के लिए कल फिर से आएंगे। प्रत्येक को उनके घर के अनुसार भूमि वितरण का मामला यह नहीं था कि परिवारों को जमीन का जो भी टुकड़ा चाहिए वो मिल जाए। जैसे ही ये शब्द बोले गए, लोग तुरंत कतार में खड़े हो गए। घर का बंटवारा, घर का बंटवारा। वैसे भी टीम के अधिकारी कई दिनों से व्यस्त थे। यू जियाओक्सियाओ का 4 लोगों का परिवार वापस नहीं आया था, इसलिए श्रीमती झाओ ने ड्रॉ में मदद की। जहां तक लोगों के फैंग परिवार की बात है, ड्रॉ में मदद करने वाला एक टीम अधिकारी भी था।
एयर डैन टीम के लिए वह विशेष मामला था, विभाजित होने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वह अकेला था और उसका हिस्सा पहले आवंटित किया गया था। बड़े भाई, यह लाओसन की जमीन है और वह तुम्हें इस पर खेती करने दे रहा है। अपने पिता को सिर हिलाते देख झाओ तियानजियांग ने अपने पिता की ओर देखा। ठीक है। सबसे बड़ी चाची फैंग और छोटे चाचा फैंग ने दादी फैंग की जमीन में अपने हिस्से की गणना शुरू कर दी। टीम लीडर, मेरी माँ मेरे भतीजे की जमीन। टीम लीडर ने उन दोनों की ओर देखा, आप दोनों को इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आप अपने खेतों पर ध्यान क्यों नहीं देते? भूमि वितरण के बाद सदस्यों ने नहीं, उन्हें अब ग्रामीण कहा जाना चाहिए, अपने आवंटित खेतों की जांच करना शुरू कर दिया, कुछ ने तो तुरंत उन पर काम करना भी शुरू कर दिया। हमारे यहाँ व्यवस्थाएं हैं। आप सभी वापस जाएं और हिसाब लगाएं कि आपको कितना बीज अनाज खरीदना है। क्या अब तक आप सभी को जमीन वितरित कर दी गई है? ये बूढ़े किसान हैं, क्या इन्हें भी पता है कि 1 एकड़ जमीन के लिए कितने बीज की जरूरत होती है? टीम लीडर ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। अन्यथा पहले पत्नी से शादी करने से उन्हें अधिक जमीन मिल सकती थी। कैप्टन झाओ को इन मामलों की परवाह नहीं थी। राजधानी शहर में आभूषण की दुकान पर झाओ शिनिक्सन और फैंग मेयुन थे और एयर डैन भी एक शिल्प सीखने गए थे। फैंग चायांग ने उन्हें कपड़ा कारखाने में व्यवस्थित किया। झांग लानहुआ अब गर्भवती थी, लेकिन वह अभी भी काम करना चाहती थी, बिजली की दुकान पर भुगतान संभालना चाहती थी। यू जियाओक्सियाओ ने दादी फैंग को बेकन और सॉसेज पीते हुए देखा। दादी फैंग, आपका खाना पकाने का कौशल प्रभावशाली है। दादी फैंग ने बेकन और सॉसेज को देखा, उन्हें आग की तरह इस्तेमाल किया, बिल्कुल भी ठंडा नहीं। अब जब दादी फैंग तेल का उपयोग करने को तैयार थी, तो उन्होंने खाना पकाने के लिए अपने पारिवारिक कौशल का सहारा लिया। आमतौर पर वह नाश्ता और रात का खाना बनाती थी। दोपहर के समय जिनके पास नौकरी थी वे काम पर चले जाते थे, और जिनके पास कक्षाएं होती थी वे कक्षा में चले जाते थे और उसे घर पर अकेला छोड़कर रेडियो सुनने में समय बिताते थे। आज यून जियाओक्सियाओ घर पर थी, क्योंकि उसके काम को अभी अस्थायी छुट्टी मिली थी और कुछ दिनों में स्कूल शुरू होने वाला था। अब वह स्मोक्ड मीट और सॉसेज की लालसा कर रही थी। यह जानने पर कि उसकी पत्नी बेकन और सॉसेज खाना चाहती है, झाओ तियानलेई ने झाओ तियानहे को 200 पाउंड मांस खरीदने के लिए मांस संघ कारखाने में भेजा, जबकि वह काऊ डाली के साथ सरू के पेड़ों से लकड़ी लाने के लिए गया। आप दोपहर के भोजन के लिए क्या खाना चाहेंगे? क्या खाएं? क्या दोपहर के भोजन के लिए घर पर सिर्फ हम दोनों ही हैं? तले हुए सॉस नूडल्स खाने के बारे में क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि यह एक अच्छा विचार है। चूल्हे की आग मूलतः बुझने वाली नहीं थी। तले हुए सॉस नूडल्स खाने के बाद यून जियाओक्सियाओ लेटने के लिए कांग बिस्तर पर वापस जाना चाहता था। तुम झपकी ले लो, मैं यहाँ की चीजों पर नजर रखूंगा। यून जियाओक्सियाओ को झपकी लेते हुए देखना और भारी धुएं के बारे में सोचना। फिर मैं जाकर थोड़ी देर सोऊंगा। आज सचमुच बहुत ठंड थी, सचमुच एक बार बिस्तर पर जाने के बाद कोई भी बाहर निकलना नहीं चाहता था। दादी फैंग धूम्रपान करते हुए देख रही थी, जबकि सोच रही थी कि रात के खाने में क्या बनाया जाए। रसोई में सब्जियों, मांस, अनाज या तेल की कोई कमी नहीं थी। मिस यून को मसालेदार कटे हुए आलू पसंद थे, जियो शितो को मांस पसंद था, और कुछ आटा उपलब्ध होने पर वे बंस या पकौड़ी बना सकते थे। आज हर दिन सफेद आटा और मांस खाना कुछ ऐसा था जिसकी दादी फैंग ने पहले कभी कल्पना करने की हिम्मत नहीं की थी। और इलेक्ट्रिक राइस कुकर से खाना पकाना विशेष रूप से सुविधाजनक था। सब्जियां धोने, गर्म पानी का उपयोग करने जैसे कार्यों में स्टोव बाहर नहीं जाता था और गर्म पानी लगभग हमेशा उपलब्ध रहता था। वह बड़ी हो रही थी और उसे ज्यादा झपकियां नहीं आती थी। इन कुछ दिनों में राजधानी शहर में उसने पाया कि जल्दी अंधेरा हो गया। आभूषण की दुकान। आसपास के विश्वविद्यालयों को अभी तक अपने छात्र नहीं मिले हैं। आभूषण की दुकान पर कारोबार कुछ हद तक प्रभावित हुआ, लेकिन फिर भी लोग सामान खरीदने आ रहे थे। फैंग मियुन, जो शुरू में अभ्यस्त था, अब बेचने में मदद करने में सक्षम था। गहनों पर कीमतें अंकित थीं। उन्होंने सिस्टर जिनिक्सन का भी अनुसरण किया और गणित का अध्ययन किया। अब सामान बेचते समय वह बिल्कुल एक सहकारी विक्रेता की तरह थी। जियो राव, तुम इतने अनुपस्थित दिमाग वाले क्यों हो? ट्रेन जियानिंग ने अपने चचेरे भाई को देखा जो उनके साथ था। सेमेस्टर लालटेन महोत्सव के बाद शुरू होगा। टेन यूनरो शीतकालीन अवकाश के बाद वापस चली गई थी, लेकिन कियान फैंग और झाओ तियानलेई के बीच का मामला अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा था। वह नहीं जानती थी कि क्या भाई झाओ अभी तक कैपिटल सिटी लौट आया है। स्कूल अभी शुरू नहीं हुआ था, अब किसी को ढूंढने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जाना असंभव था। वो स्पष्ट रूप से परिसर में नहीं रहता था।
क्या कोई आपको संभावित साथी से मिलाने की कोशिश नहीं कर रहा है? रेन जियानिंग ने अचानक उस संभावना के बारे में सोचा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पहले अच्छे दोस्तों में से एक, जिसने विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया था लेकिन उसके पास एक अच्छी नौकरी थी, हमेशा संभावित जोड़ों के साथ तैयार किया जा रहा था। 10 यूनरो ने अपना सिर हिलाया। चचेरी बहन, किसी को पसंद करना कैसा लगता है? किसी को पसंद करना कैसा लगता है? इस प्रश्न ने उसे अचानक उलझन में डाल दिया। मुझे उनकी याद आ रही है, मुझे लगता है। 10 यूनरो ने रेन जियानिंग की अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया, अन्यथा उसे एहसास होता कि रेन जियानिंग को इसके बारे में कैसे पता था। चचेरे भाई, मुझे नहीं पता, यह वास्तव में जटिल है। जब मैं कियान फैंगफैंग को भाई झाओ के मामलों को मुझसे जानने की कोशिश करते हुए देखता हूं, तो यह मुझे बहुत असहज महसूस कराता है। असहज? क्या मेरी चचेरी बहन इस कॉमरेड के प्रति स्नेह महसूस कर रही है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है? स्कूल शुरू होने वाला है। चलो कुछ चीजें खरीदने चलते हैं, रेन जियानिंग ने 10 यूनरो को घर से बाहर खींचते हुए कहा। लेकिन वे अभी परिवार के आंगन से बाहर भी नहीं निकले थे कि उनकी मुलाकात एक पुरुष कॉमरेड से हुई। कॉमरेड रेन, कॉमरेड 10। यह पुरुष कॉमरेड रेन जियानिंग के समान बड़े प्रांगण में रहता था। पिछले साल 10 यूनरो को देखने के बाद वह मौका मुठभेड़ों के लिए और अधिक अवसर ढूंढना चाहता था। वह राजधानी शहर के एक पुलिस स्टेशन में एक सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारी था। अधिकारी लू। रेन जियानिंग की नजर सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारी पर पड़ी और उसका चेहरा शर्मा गया, जिससे एक युवा लड़की की शर्म का स्पर्श प्रकट हुआ। जिस सार्वजनिक सुरक्षा अधिकारी को वे अधिकारी लू कहते थे, उसका नाम लू जुनान था, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुआ था और अविवाहित होकर पुलिस स्टेशन में शामिल हुआ था। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद वह तुरंत सेना में भर्ती हो गया और पिछले साल ही सेवानिवृत्त हुआ था। भाई लू, रेन जियानिंग ने चेहरे पर मुस्कान के साथ पुकारा। वे तुरंत नहीं गए। भाई लू, क्या आप स्टेशन पर व्यस्त नहीं हैं? वह बड़े आंगन में क्यों था? मैं आज छुट्टी पर हूँ, लू जुनान ने उत्तर दिया। उसकी नजर फिर से 10 यूनरो पर पड़ी, हालांकि उसने रेन जियानिंग के सवाल का जवाब दिया। क्या आप दोनों खरीदारी करने जा रहे हैं? लू जुनान को पता था कि लड़कियों को खरीदारी करना पसंद है। वह बिल्कुल अनिश्चित था कि क्या कॉमरेड 10 राजधानी शहर की ठंड के आदी हो गए थे। अब वसंत आ गया है, मौसम थोड़ा गर्म हो गया है। जब तक बर्फ या हवा नहीं थी, बहुत ठंड नहीं थी। हाँ, स्कूल शुरू होने वाला है। स्कूल शुरू करना। लू जुनान को पता था कि 10 यूनरू कैपिटल सिटी यूनिवर्सिटी का छात्र था। वह हर बार उनसे नहीं टकराया। भाई लू, हमें आगे बढ़ना चाहिए, रेन जियानिंग ने कहा, यह महसूस करते हुए कि अब और बातचीत करना उचित नहीं होगा। ठीक है, लू जुनान ने कहा। उसकी आंखें 10 यूनरो पर घूम रही थी। वह नजरें मिलाने से बचती रही। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह कॉमरेड रेन के साथ अपनी बातचीत खत्म होने का इंतजार कर रही थी। चचेरा भाई, क्या तुम उसके बहुत करीब हो? रेन जियानिंग ने बताया। भाई लू भी इसी परिसर में रहते हैं। हम एक साथ बड़े हुए। वह मेरे भाई के सहपाठी थे। अगर उनकी मां ने उन्हें सेवानिवृत्त होने पर जोर नहीं दिया होता, तो वह अभी भी स्क्वाड्रन में सेवा कर रहे होते। उन्होंने संन्यास क्यों लिया? मेरा चचेरा भाई इस समय सेना में कार्यरत है। भाई लू का एक बड़ा भाई था, जिसका एक्सीडेंट हो गया था। उनकी मां को डर था कि भाई लू का भी एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए उन्होंने उसे रिटायर होने के लिए मजबूर किया। उसके परिवार में मूल रूप से 2 भाई थे और अब वह एकमात्र बचा है, रेन जियानिंग ने बताया। 10 यूनरो को अचानक समझ आ गया। चचेरे भाई, मैं तुम्हें एक फिल्म और भोजन कराऊंगा। 10 यूनरो ने तुरंत लू जुनान को अपने दिमाग से पीछे धकेल दिया और अपने चचेरे भाई को मूवी और डिनर के लिए बाहर ले जाने की योजना बना रही थी। 10 यूनरो के माता पिता उसके लिए बहुत अच्छे थे। हालांकि स्कूल ने सब्सिडी प्रदान की, फिर भी उन्होंने उसे पैसे दिए। जरूर। इस बीच कियान फैंगफैंग उस सड़क पर चला गया जहां इलेक्ट्रिक्स की दुकान स्थित थी, ताकि गलती से फिर से झाओ तियानलेई से मिल जाए, लेकिन फिर भी उसे नहीं देखा और गहरी भौहें चढ़ा ली। क्या उस आदमी ने यहां अपनी दुकान चलानी बंद कर दी थी? आजकल बहुत से व्यक्ति अपना स्वयं का व्यवसाय चला रहे थे। भले ही उन्होंने ज्यादा पैसा नहीं कमाया, फिर भी कई लोग उन्हें हेय दृष्टि से देखते थे और सोचते थे कि स्थिर नौकरी बेहतर है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि जिन सुरक्षित नौकरियों को वे संजोते थे, वे एक दिन खत्म हो सकती हैं। 80 के दशक के मध्य, 80 के दशक के उत्तरार्ध और 90 के दशक की शुरुआत में कई श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया गया। कियान फैंगफैंग को व्यक्तिगत व्यवसाय चलाने का आकर्षण भी पता था, लेकिन उसके पास ज्यादा पूंजी नहीं थी। भले ही वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकी।
वह सिर्फ झाओ तियानलेई को पकड़ना चाहती थी, जो भविष्य में बहुत अमीर आदमी बन जाएगा। लेकिन वह उसे कभी क्यों नहीं देख सकी। उसे कम ही पता था, झाओ तियानलेई और फैंग चायांग कपड़ा कारखाने के आयोजन में व्यस्त थे। वे फैक्ट्री के कपड़ों और उत्पादन डिजाइनों में व्यस्त थे। बेशक फैक्ट्री जल्दी ही दिवालिया हो गई क्योंकि अंदर परजीवी थे। झाओ तियानलेई ने पहले एक बैच से निपटा था। अब कारखाने में ऐसे लोग थे जिन्हें अभी भी सुधार की आवश्यकता थी। जहां तक डैन का सवाल है, उसे एक बिजली मरम्मत की दुकान में भेजा गया था, जिसमें केवल एक ही स्टोरफ्रंट था। यह व्यक्ति एयर डैन को क्यों लेगा? बेशक पैसा दिया गया था। प्रारंभ में वह उसे बिजली की दुकान पर काम पर भर्ती करना चाहता था, लेकिन वह व्यक्ति इससे सहमत नहीं था और अधिक स्वतंत्रता के लिए अपनी खुद की दुकान खोलने का विकल्प चुना। मास्टर, ये वो बंस हैं जो दादी फैंग ने बनाए हैं। मरम्मत की दुकान का मालिक लगभग 50 वर्ष का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसे फंसाया गया और ग्रामीण इलाकों में भेज दिया गया। शहर लौटने के बाद वह अपनी पिछली फैक्ट्री की नौकरी पर नहीं लौटा। उनके दूर भेजे जाने से पहले उनकी बेटी ने उनसे नाता तोड़ लिया था और जहां तक पत्नी का सवाल है, वह अपने दूसरे बच्चे के जन्म के दौरान ही चली गई। उन्होंने कभी दोबारा शादी नहीं की और अपनी बेटी को अकेले ही बड़ा करने के लिए संघर्ष किया। अप्रत्याशित रूप से अपनी बेटी के लिए उपयुक्त साथी ढूंढने के तुरंत बाद उसे फंसाया गया। वापस लौटने के बाद वह अपनी बेटी के संपर्क में रहा, लेकिन अंततः उसने शादी कर ली और बाहर चली गई। मास्टर गू पहले एक उपकरण कारखाने में मास्टर तकनीशियन थे। मैंने तुमसे पढ़ना सीखने के लिए कहा था, अब तुम कितने अक्षर जानते हो? मास्टर गू को उम्मीद नहीं थी कि झाओ बॉय ने जिस बच्चे को भेजा है वह पढ़ना नहीं जानता है। वह मेहनती था, यह बात सच थी, और वह खाना भी बना सकता था। जहां तक बात है कि मास्टर गू और झाओ तियानलेई एक दूसरे को कैसे जानते थे, युन जियाओक्सियाओ को नहीं पता था क्योंकि उसने नहीं पूछा था। मैं दा बाओ से सीख रहा हूं। तुम्हारा भाई जो पहली कक्षा में है। दा बाओ ने पिछले साल दोहरा शतक बनाया था। पहली कक्षा की पाठ्य पुस्तकें बहुत जटिल नहीं है। क्या शतक बनाना वाकई इतना दुर्लभ है? इन बंस का स्वाद बहुत अच्छा है। मास्टर गू की मरम्मत की दुकान का व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन उसके अच्छे मरम्मत कौशल के कारण यह खराब प्रदर्शन भी नहीं कर रहा था। मैं इतने लंबे समय से दादी फैंग के साथ एक ही कम्यून में रह रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि उनका खाना बनाना इतना अच्छा था। हालांकि मेरी भाभी ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि कैपिटल सिटी में भोजन पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराया जाता है, इसमें हाथ पैर मारने की कोई जरूरत नहीं है, जिससे स्वाभाविक रूप से भोजन का स्वाद बेहतर हो जाता है। मैं कुछ दिनों से यहाँ कैपिटल सिटी में हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वजन बढ़ गया है। बच्चा, जब झाओ बॉय ने उसे भेजा था, बांस की छड़ी जितना पतला था, अब उसके चेहरे पर मांस था। स्कूल शुरू हो चुका था। यू जियाओक्सियाओ दो छोटे बच्चों को स्कूल के लिए पंजीकृत कराने के लिए ले गए। उन्हें पंजीकृत करने के बाद यून शियाओक्सियाओ फिर अपने स्कूल में रिपोर्ट करने गई। उसने आधिकारिक तौर पर कक्षाओं में भाग लेना शुरू कर दिया। घर पर जिन्हें काम करने की जरूरत थी वे काम पर चले गए, और जिन्हें पढ़ाई की जरूरत थी वे स्कूल चले गए, और दादी फैंग को अकेला छोड़ दिया। बूढ़ी औरत यून जियाओक्सियाओ के निमंत्रण पर कभी कभी बात करने के लिए दादी फैंग से मिलने आती थी। उस दिन ठंड थी और यून जियाओक्सियाओ संभवतः उसे टहलने के लिए बाहर नहीं जाने दे सकती थी। और दादी फैंग केवल कुछ दिनों के लिए कैपिटल सिटी में थी, परिवेश से अपरिचित थी। भाई झाओ तियानलेई को दोबारा कॉमरेड 10 से मिलने की उम्मीद नहीं थी, और उसने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तक का रास्ता भी खोज लिया था। तियानलेई, यह कॉमरेड महिला कौन है? यान तियानलेई के कुछ परिचितों को पता था कि वह शादीशुदा था और उसके बच्चे थे, और उसकी पत्नी तसींग विश्वविद्यालय से थी और काफी सुंदर भी थी। तो फिर एक कॉमरेड महिला अभी भी उसके दरवाजे पर क्यों दिख रही थी? कॉमरेड 10, मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं। 10 यूनरो भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आई। अब जब उसने झाओ तियानलेई को देखा था तो वह स्वाभाविक रूप से उसके साथ और अधिक बात करना चाहती थी, इतना ठंडा होने के बजाय। लेकिन भाई झाओ उससे निपटने के लिए तैयार नहीं लग रहे थे, उन्होंने वहां से चले जाने का विकल्प चुना। तियानलेई, वह कॉमरेड महिला तुम्हें पसंद नहीं करती है क्या? वह अचानक एक पुरुष सहपाठी बोल पड़ा। उनके विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में भी पुरुष से महिला अनुपात अधिक था। झाओ तियानलेई ने इस मामले को दिल पर नहीं लिया। मुझे नहीं पता, वैसे भी मेरी एक पत्नी है। वैसे क्या हमें इस सेमेस्टर में इंटर्नशिप शुरू करनी चाहिए? मैं भी नहीं जानता। झाओ तियानलेई ने फिर भी यू शियाओक्सियाओ को नहीं बताया क्योंकि उसने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया था।
ज़ियाओ, मैंने सुना है कि स्कूल में विदेश में अध्ययन के अवसर हैं, क्या आप विदेश जाना चाहते हैं? उनके क्षेत्र में विदेशों की तकनीक अधिक मजबूत थी। अगर विदेश जा रहे हैं तो यह भी अच्छी बात होगी। विदेश जाओ। पिछले साल उन्होंने कुछ बुनियादी ज्ञान सीखा, उन्हें यह समझने के लिए कंप्यूटर को नष्ट करने की अनुमति नहीं थी कि कंप्यूटर संरचना के लिए क्या आवश्यक है। कंप्यूटर बहुत महंगे थे। यहाँ तक पुराने मॉडल भी हजारों या उससे भी अधिक महंगे थे। मैं नहीं चाहता। क्यों नहीं? वह विदेश जा रहा है ना? यू जियाओक्सियाओ वास्तव में नहीं चाहता था। यू जियाओक्सियाओ की कक्षा में केवल 3 महिला छात्राएं थीं, और उनके साथ उसका रिश्ता सिर्फ परिचित था, बहुत करीबी नहीं। क्योंकि वह कैंपस में नहीं रहती थी। वे केवल क्लास के दौरान ही मिलते थे। कोई भी विदेश नहीं जाना चाहता, आप क्यों नहीं जाना चाहते? यह वांग लुलू थी, जो कक्षा में केवल 3 महिला छात्रों में से एक थी। लेकिन केवल युन शियाओक्सियाओ की शादी हुई थी। अन्य 2 छात्राएं नई स्नातक थीं। विदेश जाने के लिए आवश्यक शर्तों में अंग्रेजी में दक्षता, स्थानीय लोगों के साथ धारा प्रवाह संवाद करने में सक्षम होना और फिर इसकी लागत शामिल है। भले ही स्कूल इसके लिए भुगतान करता है, फिर भी हमें अपने जीवन यापन के खर्चों को वहन करने की आवश्यकता है। वांग लुलू तुरंत निराश हो गए, यह सोचकर कि ज़ियाक्सियाओ विदेश जाने के इस अवसर के लिए संघर्ष करेगा। अब ज़ियाक्सियाओ को इसे अस्वीकार करते हुए सुना जा रहा है, और यहां तक विदेश जाने के लिए आवश्यक शर्तें भी सूचीबद्ध की जा रही हैं। लिखित अभ्यास करते समय उसकी अंग्रेजी ठीक हो सकती है, लेकिन उसकी बोली जाने वाली अंग्रेजी अच्छी नहीं थी। जहां तक यापन के खर्च की बात है, उसके माता पिता साधारण श्रमिक थे। उनके पास उसे विदेश भेजने के लिए अतिरिक्त पैसे नहीं थे। इसके अलावा अगर कोई विदेश जा रहा है तो वह सीनियर और जूनियर होंगे, हम सिर्फ प्रथम वर्ष के नए छात्र हैं, हमारे लिए यह अवसर प्राप्त करना असंभव है। इच्छाधारी सोच में मत पड़ो। यू जियाओक्सियाओ को पता था कि वांग लुलू अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर थी। उनकी कक्षा की 3 महिलाएं अपने पुरुष सहपाठियों से मात नहीं खाना चाहती थी और वे सभी बेताब होकर पढ़ाई कर रही थी। वांग लुलू और यांग वेई को कंप्यूटर का कोई पूर्व ज्ञान नहीं था, लेकिन जियाओक्सियाओ को था। यह कहा जा सकता है कि मिडिल स्कूल के बाद के आधुनिक छात्रों को कंप्यूटर के साथ कुछ अनुभव होगा। वे कुछ बुनियादी बातें जानते थे। कंप्यूटर के घटक किससे बने होते हैं, और कुछ बहाने। अपने प्राकृतिक गुणों के बावजूद भी ज़ियाक्सियाओ घमंडी या आत्मसंतुष्ट नहीं थी और कड़ी मेहनत से अध्ययन करने की उपेक्षा करती थी। बहन यू। पीछे मुड़कर ज़ियाक्सियाओ ने देखा कि यह डू रुओ था, जो पिछले साल शीतकालीन अवकाश से पहले उसे यह बताने आया था कि वह घर जा रही है। बहन यू। डू रुओ, नया साल मुबारक। भले ही लालटेन महोत्सव बीत चुका है, मैं अभी भी नए साल में आपकी शैक्षणिक प्रगति और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। एक शानदार मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए डू रुओ ने कहा, सिस्टर यू, यह एक स्थानीय विशेषता है जो मैं आपके लिए लाया हूँ। चलो आपके घर चलते हैं। मैं आपको ढूंढने के लिए आपके स्कूल जाने की योजना बना रहा था, लेकिन आप सीधे बाहर आ गई, इसलिए मैं आपके घर जाऊंगा। स्थानीय विशेषताएं। डू रुओ अपनी स्थानीय विशिष्टताएं लेकर आई। यह जवान औरत। हाँ चलो चलें। युन जियाओक्सियाओ के वास्तव में कैपिटल सिटी में कोई दोस्त नहीं थे जिनके साथ उसके समान हित साझा हो। सहपाठियों के अलावा ये सिर्फ स्टो की बात थी। दादी फेंग। जियाओक्सियाओ को इतनी जल्दी वापस आते देख दादी फेंग थोड़ा हैरान हो गई, लेकिन उन्होंने जियाओक्सियाओ के साथ एक युवा महिला को भी देखा। कोई भी एक नजर में बता सकता है कि वह मिस यू की दोस्त होगी, है ना? और वह सामान ले जा रही थी। दादी फेंग, यह मेरी दोस्त डू रुओ है, जो कैपिटल सिटी यूनिवर्सिटी की छात्रा है। कैपिटल सिटी यूनिवर्सिटी का एक छात्र। एक विश्वविद्यालय छात्र भी। दादी फेंग को नहीं पता था कि कैपिटल सिटी यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी है। वैसे भी, उसे पता चला कि यह व्यक्ति मिस यू का दोस्त था। डू रुओ भी कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। सिस्टर यून के यहाँ एक बूढ़ी औरत कैसे प्रकट हुई? हेलो, दादी फेंग। जल्दी अंदर आओ। यू जियाओक्सियाओ ने दरवाजे की ओर देखा और महसूस किया कि इसे और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए ताला बदलना बेहतर होगा। अन्यथा, इतने ठंडे मौसम में दरवाजा खोलना असुविधाजनक था। चलो मेरे कमरे में चलते हैं। ऐसा नहीं था कि यू जियाओक्सियाओ विशेष रूप से डू रुओ को कमरे में ले जाना चाहता था, लेकिन लिविंग रूम थोड़ा ठंडा था। खाना रसोई में बनाया जाता था, और राजधानी शहर के अन्य लोगों के विपरीत उनके कमरे या लिविंग रूम में स्टोव नहीं था। बिस्तर पर बैठो। कांग बिस्तर ने अभी भी अपनी कुछ गर्माहट बरकरार रखी है। यहाँ कुछ नाश्ता लो। युन जियाक्सियाओ ने जिन स्नैक्स का उल्लेख किया था वे वास्तव में छोटे स्नैक्स नहीं थे, उनमें बीज, कैंडी, बिस्कुट और यहाँ तक झटकेदार और सूखे फल भी शामिल थे। क्या वह दादी फेंग आपकी रिश्तेदार है?
जू रुओ पहले कोर्टयार्ड हाउस में थे। वह मेरे जीजाजी के दोस्त की दादी हैं। इस सूखे मेवे और सूखे आम को आजमाएं, देखें इसका स्वाद कैसा है। सूखे आम, क्या आप आज रात के खाने के लिए रुकना चाहेंगे? जू रुओ ने तुरंत मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं, मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा। तुम्हें अभी भी दा बाओ और जियो बाओ को लेना है। रात के खाने के बाद हम तुम्हें स्कूल वापस ले जाएंगे। तुम मेरे लिए कुछ विशेष चीजें लेकर आए। हालांकि वह विशेष सुविधाएं लेकर आई थी, फिर भी डू रुओ को भोजन के लिए रुकने में शर्मिंदगी महसूस हुई। तब यह तय हो गया है, आप रात के खाने के लिए रुकेंगे। वह जगह उनके स्कूल से 15 मिनट की पैदल दूरी पर थी, बिल्कुल भी ज्यादा दूर नहीं। जू रुओ रात के खाने के लिए रुकने के लिए सहमत हो गई, लेकिन उसने सोचा कि उसे बाद में मदद करनी होगी। सिस्टर यून के पास अभी भी लेने के लिए लोग थे। यह देखकर कि अब जल्दी नहीं है, यून जियाओक्सियाओ रसोई में स्थिति की जांच करने के लिए उठी। बहन यू, मैं भी मदद करूंगा। जू रुओ ने सिस्टर यून को बर्फ से मांस का एक बड़ा टुकड़ा निकालते हुए देखा। दादी फेंग, हम ब्रेस्ट पोर्क बेली खा रहे हैं। दादी फेंग अभी भी मांस पी रही थी, बेकन को सिर्फ 2 दिनों के लिए धूम्रपान नहीं किया गया था। ओह, ब्रेस्ट पोर्क बेली अच्छा लगता है। यदि यह अतीत होता तो दादी फेंग निश्चित रूप से इससे अलग होने को तैयार नहीं होती। लेकिन जब से वे राजधानी शहर पहुंचे, उन्हें बहुत सारा मांस लाते हुए देखा और तहखाने के बगल में रसोई बहुत सारी सब्जियों से भरी हुई थी। साथ ही वे ढेर सारी सूखी सब्जियां भी लाए, जो नई सब्जियां आने तक पर्याप्त थी। क्या यह बेकन खाने के लिए तैयार है? यून शियाओक्सियाओ ने कई दिनों से धूम्रपान किए गए मांस को देखते हुए स्वाद लेने की इच्छा से पूछा। दादी फेंग ने मनोरंजन से उसकी ओर देखा, एक टुकड़ा काट कर उबाल लो। बहुत बढ़िया, मैं थोड़ी देर में दा बाओ और जियो बाओ को ले लूंगा। ब्रेस्ट पोर्क बेली और बेकन दोनों को तैयार होने में समय लगा। दादी फेंग ने तुरंत चाकू लिया और एक बड़ा टुकड़ा काट दिया, फिर उसे गर्म पानी से धोना शुरू कर दिया। दादी फेंग, मैं भी मदद करूंगा। यून शियाओक्सियाओ ने मदद नहीं की, क्योंकि देर हो रही थी, इसलिए उसने दा बाओ और जियो बाओ को लेने के लिए जल्दी की। किंडरगार्टन जियो बाओ ने पहले भाग लिया था। माँ, जियो बाओ ने यू जियाओक्सियाओ को उसे लेने के लिए आते देखा और उसकी ओर दौड़ने लगा। आंटी, यू जियाओक्सियाओ ने छोटी लड़की को देखा, वह पहले से ही उसे भावी बहू के रूप में घर ले जाना चाहती थी क्योंकि वह बहुत प्यारी थी। याओ आओ प्रिय, क्या तुम्हारी दादी तुम्हें लेने नहीं आई? क्या तुम चाहती हो कि मौसी तुम्हें घर ले जाए? यू जियाओक्सियाओ को विशेष रूप से मनमोहक लड़की पसंद थी। याओ आओ की मां पिछले साल गर्भवती हुई थी और अब राजधानी शहर में वे परिवार नियोजन नीति लागू करना शुरू कर रहे थे। धन्यवाद चाची। यून शियाओक्सियाओ ने तुरंत याओ आओ का छोटा हाथ लिया और जियो बाओ के साथ दा बाओ को लेने गया। भाई दा बाओ ने थोड़ा सिर हिलाया, बहन याओ आओ। यू जियाओक्सियाओ ने 3 छोटे बच्चों को देखा और सबसे पहले याओ आओ को घर ले गए। तभी उसे पता चला कि याओ आओ की दादी को किसी वजह से देरी हो गई थी और वह याओ आओ को लेने जा रही थी, अपने घर से कुछ ही दूरी पर अपनी पोती से मिल रही थी। जियो बाओ की माँ, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। याओ आओ की दादी, इसमें कोई परेशानी नहीं है। हमें अब वापस जाना चाहिए। ठीक है। जैसे ही वे चले गए, जियो बाओ ने सड़क पर कहा, माँ, याओ आओ की माँ गर्भवती होने के बाद से उसे लेने नहीं आती है। शियाओक्सियाओ को नहीं पता था कि वह कैसे समझाए कि याओ आओ की मां की वर्तमान गर्भावस्था ठीक नहीं चल रही थी, जिसके कारण स्वाभाविक रूप से उसके परिवार को उसकी अधिक देखभाल करनी पड़ी और कुछ हद तक याओ आओ की उपेक्षा करनी पड़ी। याओ आओ की मां को गर्भावस्था के कारण सुबह की बीमारी का अनुभव हो सकता है। मां, जब आप हमारे साथ गर्भवती थी तो क्या आपको भी मॉर्निंग सिकनेस होती थी? दा बाओ, जियो बाओ से अधिक होशियार होने के कारण अभी भी याद नहीं कर पा रहे थे कि क्या उनकी मां मॉर्निंग सिकनेस से पीड़ित थी। सोचने के बाद जियाक्सियाओ ने कहा, कई गर्भवती माताओं को गर्भावस्था के दौरान सुबह की मतली का अनुभव होता है, वे जो कुछ भी खाती हैं उसे फेंक देती हैं। बाद के चरणों में उन्हें शायद ही अच्छी नींद आती है। बच्चे को जन्म देने पर ऐसा महसूस होता है जैसे 10 पसलियां एक साथ टूट रही हो, और हमारे पास कुल मिलाकर 24 पसलियां होती हैं। दा बाओ और जियो बाओ दोनों हैरान थे। वे वास्तव में नहीं जानते थे कि गर्भावस्था इतनी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। याओ आओ की मां बड़ी है, जिससे उसके लिए गर्भ धारण करना और भी कठिन हो गया है, इसीलिए वह अस्थायी रूप से याओ आओ की उपेक्षा कर रही है। जियो बाओ की आंखें चमक उठी। मां, जब आप हमें ले जा रही थी तो क्या आप भी बहुत थक गई थी? मुस्कुराते हुए जियाक्सियाओ ने कहा, आप दोनों कितने प्यारे हैं, यह देखकर मुझे कभी नहीं लगा कि यह थका देने वाला है। चलो अब जल्दी से घर चलें। दादी फेंग ने कुछ स्वादिष्ट बनाया है और उन्होंने कुछ पका हुआ मांस भी पकाया है।
आपकी चाची डू भी वहां है। ठीक मास, दादी का खाना स्वादिष्ट है। जियाओ क्सियाओ ने जियो बाओ पर नजर डाली। आपका मतलब यह है, लेकिन आप अपने पिता को नहीं बता सकते, है ना? ईमानदारी से कहूं तो एक बार जब दादी फेंग ने अधिक तेल का उपयोग करना शुरू कर दिया, तो भोजन में वास्तव में सुधार हुआ। इससे दादी फेंग को भी उपयोगी महसूस हुआ। कुछ बूढ़े लोग स्थिर नहीं बैठ सकते। आप चिंता करते हैं कि वे यह या वह नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं करना अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि परिवार के कई सदस्य आसपास थे, आमतौर पर दोपहर के भोजन के दौरान केवल वही घर पर होती थी, जो नाश्ता और रात का खाना दोनों बनाती थी। वे तीनों दरवाजे को धक्का देकर अंदर घुस गए। दा बाओ, जियो बाओ। हेलो आंटी। डू रुओ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अच्छा। जियाक्सियाओ ने भोजन की सुगंध सूंघी, ऐसा लग रहा था कि मांस पक रहा था। अपने कमरे में जाओ और अपना होमवर्क करो। तभी दा बाओ और जियो बाओ स्वादिष्ट खुशबू से आकर्षित होकर अपना होमवर्क करने गए। एक बार जब उसने उन्हें अपना होमवर्क करने के लिए विदा किया, तो जियाओक्सियाओ चीजों की जांच करने के लिए रसोई में गई। दादी फेंग, क्या आपने उन्हें उठाया? हाँ, मैंने उन्हें उठाया और वे अब अपना होमवर्क कर रहे हैं। मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाने की जरूरत है। उसने एक और सोया सॉस पकी हुई बत्तख खरीदने की योजना बनाई। ठीक है, जल्दी वापस आओ। जियाओक्सियाओ चला गया और 10 मिनट में सोया सॉस में पकाई हुई बत्तख लेकर लौटा। मैं बॉस के पास गया और सोया सॉस में पकाई हुई बत्तख खरीदी। बोलते समय जियाक्सियाओ ने इसे काटा और एक प्लेट पर रख दिया। फैंग मियुन और झाओ शिनिक्सिन वापस आ गए थे। भाभी, हम वापस आ गए हैं। झाओ शिनिक्सिन पैसे लेकर वापस आया। वह हर दिन काम छोड़ने से पहले पैसे घर ले आती थी। फैंग मियुन मदद के लिए रसोई में जल्दी से गया। भाभी, ये डू रुओ को देखकर वह इस महिला को नहीं पहचान पाई। यह जियो यूं है। यह मेरा दोस्त है, डू रुओ। हेलो। फैंग मियुन ने डू रुओ को नमस्कार किया। चूंकि यह महिला भाभी की दोस्त थी और रात के खाने के लिए रुकी थी, इसलिए वह कोई साधारण दोस्त नहीं होगी। भाभी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर रहूंगा। जियाओक्सियाओ जल्दी से झाओ जिनिक्सिन के पास गया और वे एक साथ उसके कमरे की ओर चले गए। भाभी, ये रहे आज के पैसे। अच्छा। जियाओक्सियाओ को पैसे देने के बाद झाओ शिनिक्सिन ने मुड़ने और रसोई की ओर वापस जाने से पहले डेस्क लैंप के नीचे काम कर रहे अपने भतीजों पर नजर डाली। जियाओक्सियाओ ने पैसे को देखा, लेकिन तुरंत उसे गिना नहीं। उसने उसे एक धातु के बक्से के अंदर रखा, अपनी गर्दन फैलाकर अपने बेटों के होमवर्क पर नजर डाली और फिर रसोई की ओर चली गई।